Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 7th Geography, we will be reading and learning about lesson number 3. क्या नाम है चैप्टर का? Our Changing Earth. हम देखेंगे कैसे अपना अर्थ बदलता है, अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन करता है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं या कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो अर्थ में अकर करते हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. ओके? Alright students, so in this chapter we will read and learn about the following topics. First हम पढ़ेंगे introduction towards the chapter. Then we will read the evolution of landforms. Landforms कैसे evolve होते हैं, हम वो evolution को study करेंगे. फिर एक हम case study पढ़ेंगे earthquake की, a very unfortunate story. And then we will read about earthquake preparedness. हम earthquake से पहले से ही कैसे prepare हो सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Then we will come to a very important topic of the chapter, the major landforms. और फिर हम देखेंगे कि ये landforms जिन factors की वजह से create होते हैं, वो factors काम कैसे करते हैं. So we will read about work of a river, we will read work of the sea waves, we will read work of ice, we will read work of wind. ये वो factors हैं जिनकी वजह से landform creation में बहुत help मिलती है. So we will be reading about the learning and the working about these factors. And in the end, we will recall the chapter with the help of some exercises. So let's get into the chapter now. Alright, so let's read the introduction and understand the introduction of our changing earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. जो ग्राउंड आप देखते हो, जिस ग्राउंड पे आपका घर बना हुआ है या आपका स्कूल बना हुआ है, उस ग्राउंड के नीचे, जिस भी ग्राउंड पे आपका ये स्कूल या होम बना हुआ है, उसके बहुत किलोमीटर्स नीचे जाकर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं. ठीक है, इन प्लेट्स के ऊपर ही आपका ये वाला लैंड सरफेस है. इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर ही आपके ओशन सरफेस भी हैं. हाँ, उन ओशन सरफेस के नीचे होती हैं ये प्लेट्स. ठीक है, तो ये मत सोचना कि कहीं अगर वाटर है या ओशन है, सी है, रिवर है, तो उसके नीचे कोई लैंड नहीं है. ऑफ कोर्स देयर इज अ लैंड. ठीक है, देयर आर ऑलवेज लिथोस्फेरिक प्लेट्स बिलो एनी सरफेस. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. 1 मीटर भी नहीं बढ़ती हैं, मिलीमीटर, केवल 1 मिलीमीटर, जस्ट अ फ्यू, 1 or 2 वेरी फ्यू मिलीमीटर्स दे मूव ईच ईयर. तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूव करती रहती है, हल्का हल्का मूव करती, बहुत थोड़ा थोड़ा. आपको फील ही नहीं होगा कि इनका मूवमेंट हो रहा, बिल्कुल फील नहीं होता, बिकॉज ये बहुत ही स्लो रेट पे मूव करती हैं. दे मूव एट अ वेरी वेरी स्लो पेस एंड स्पीड, and they cover a very very small distance of few millimeters each year. That is why we do not feel the disturbance of their movement. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. Now the question is that why these lithospheric plates move. ये lithospheric plates जो हैं, ये move ही क्यों करती हैं, right? It is because in lithospheric plates के नीचे, ये आपका अर्थ है और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, राइट? इस ग्राउंड सरफेस के बहुत किलोमीटर्स नीचे जाके लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, और इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे मॉल्टन मैग्मा है. मैग्मा हमने इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ पढ़ा था, ओके, एंड हमने उसमें मैग्मा देखा था, दैट देयर इज अ मॉल्टन फॉर्म ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर नहीं. अर्थ के ऊपर तो आप रहते हो, अर्थ के ऊपर आप रहते हो, अर्थ के अंदर there is a molten magma. And you know that अर्थ रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, राइट? रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, दोनों करता है. अर्थ रोटेट भी करता है अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्व भी करता है सन के अराउंड, करेक्ट? नाउ बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स, दिस molten magma moves. कोई भी अगर कोई लिक्विड चीज़ है या सेमी लिक्विड चीज़ भी है, और अगर आप उस कंटेनर को हिलाओगे, सो दैट सेमी लिक्विड और फुल लिक्विड, दैट मैग्मा और दैट लिक्विड फॉर्म ऑफ थिंग विल मूव, राइट? अगर अर्थ घूमेगी तो अंदर का जो मॉल्टन पार्ट है, देखो जो सॉलिड पार्ट है वो तो मूव नहीं करता है ना,
क्योंकि ब्रिक्स हैं, अगर मान लो अंदर कोई ब्रिक्स हैं या अगर कोई स्टोन्स हैं, वो इतनी आसानी से मूव नहीं करते। बट अगर कोई मॉल्टन फॉर्म में है, पिघले हुए फॉर्म में है, देन इट विल ऑलवेज मूव, राइट। सो ये मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर मूव करता है एंड इसका इम्पैक्ट आता है इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। दिस मॉल्टन मैग्मा मूव्स एंड हेंस इट्स इम्पैक्ट इज लेड ऑन दी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये भी हल्का हल्का मूव करती रहती हैं, ओके। So it is actually the effect of molten magma that these lithospheric plates keep moving every year a few millimeters. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. अभी मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ जिसमें आपको मैग्मा गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसे गोल 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 पूरा मैग्मा ऐसे गोल 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 घूमता है। The movement of these plates cause the changes on the surface of the earth. और क्योंकि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स भले ही बहुत ही स्लो स्पीड पे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे मूव करती हैं, बट ओवर मिलियन ईयर्स, आप सोचो अगर मिलियन ईयर्स तक इनका छोटा छोटा मूवमेंट भी हो रहा है तो ये कितना ज्यादा इफेक्ट दे सकती हैं हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे, राइट। दीज स्मॉलर मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स keeps and makes a great change on the surface of the earth. Though they are moving at a very slow speed, very slow pace and covering a very small distance each year, but if we talk about million of years, it will have an impact on the surface of the earth. इस वोल्केनिक एक्टिविटी को आप ध्यान से देखो कि कैसे अर्थ के सरफेस के अंदर दिस मैग्मा इज राइजिंग और ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मेरा कर्सर पे ध्यान दो, ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है और अर्थ के सरफेस को टीयर अपार्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे निकलता है वोल्केनो। अच्छा, तो ये जो मैंने एक्टिविटी दिखाई, दैट हाउ द मॉल्टन मैग्मा इज मूविंग एंड बिकॉज ऑफ दैट द लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मूविंग एंड दैट इज कॉजिंग एन इफेक्ट टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल्सो, ठीक है। तो अगर कोई एक लैंड सरफेस यहाँ था, ये तो लिथोस्फेरिक प्लेट हो गई LP, ये लिथोस्फेरिक प्लेट हो गई, ये हो गया आपका लैंड सरफेस। ये लैंड सरफेस भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक हिंट दिया दैट इंडिया की पोजीशन वो नहीं थी जो आज है, ठीक है। इंडिया की पोजीशन बहुत नीचे थी, वो बढ़ते बढ़ते ऊपर चली गई, ठीक। मैंने आपको ये हिंट दिया। Why? Because the lithospheric plates below the land of India was moving and that is why the land of India also kept moving over a million of years, ठीक है। million of years का प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता है, एक साल में नहीं होता, million of years लग जाते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स इतना मूव करती चली जाती हैं that it shows a larger impact on the land surface, okay। अच्छा, जो ये मूवमेंट्स हो रहे हैं अर्थ पे, ये किसी फोर्स की वजह से हो रहे हैं, कोई नेचुरल पावर नहीं। अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस व्हिच कॉज देम। जादू नहीं हो रहा है, देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दीज मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces, ठीक है। अर्थ के अंदर भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है जिससे अंदर का मूवमेंट हो रहा है, अर्थ के बाहर भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ का मूवमेंट हो रहा है। जो फोर्स अर्थ के अंदर अप्लाई होती है, वही कोर मैंटल में जो फोर्स अर्थ के अंदर अप्लाई होती है, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, those forces are called as endogenic forces। endo मतलब अंदर की तरफ, और जो फोर्सेस बाहर की तरफ सरफेस ऑफ द अर्थ पे अप्लाई होती हैं उन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो बाहर की तरफ, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स दे प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स एज वेल। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो इंटीरियर में फोर्स अप्लाई होती है, उसकी वजह से कभी कभी देर आर सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज वेल, but at other times there are slow movements as well, okay।
सडन मूवमेंट्स क्या होते हैं? सडन मूवमेंट्स मतलब एकदम से अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनोज आ गए, कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट्स क्या है कि फोर्स इतनी तेजी से अप्लाई हुई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट द लैंड सरफेस ब्रोक आउट, टूट गया लैंड सरफेस, अर्थक्वेक आ गया। या फिर इतनी तेजी से इंटीरियर ऑफ द अर्थ से फोर्स आई, दैट मींस इतनी तेजी से एंडोजेनिक फोर्सेस आई कि कोई अगर वोल्केनो था अगर कोई, तो उसके अंदर से मैग्मा बाहर आ गया, इतनी तेज फोर्स अप्लाई हुई। ठीक है, तो कभी कभी द अप्लाइड फोर्स इज सो इम्पैक्टफुल दैट इट कॉजेज सडन मूवमेंट्स लाइक द अर्थक्वेक एंड द वोल्केनोस। यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स का एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अर्थ के दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, आई जस्ट टोल्ड यू, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक वो फोर्सेस हैं जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अप्लाई हो रहे हैं, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस वो हैं विच आर अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, एंडोजेनिक फोर्सेस सडन भी हो सकती हैं, डायस्ट्रोफिक भी हो सकती हैं। सडन फोर्सेस होंगी तो अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनो आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है। पर अगर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं तो बिल्डिंग माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स भी बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होती क्या हैं, और फिर पढ़ेंगे कि इससे कैसे माउंटेन्स बिल्ड हो सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दीज इंक so that I can tell you what is diastrophic forces. तो diastrophic forces क्या होती हैं? The forces that are generated by movement of solid material. किसका solid material? Of Earth's crust. Earth के crust का जो भी solid material है, when that moves, ठीक है, जब वो मूव करता है तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होती हैं। और इसके होने की वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? इट कैन लीड अप टू बिल्डिंग माउंटेन्स। हमारे हिमालयन माउंटेन्स भी डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से बने, क्योंकि जो इंडिया की प्लेट थी, आपका जो कंट्री इंडिया है, इंडिया की माइनर प्लेट यूरोप की बड़ी प्लेट से मिल रही थी, मूवमेंट हो रही थी, और मूवमेंट होते होते ये माउंटेन्स बिल्डअप होते रहे। ठीक है, सो ये होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, जब क्रस्ट का सॉलिड पार्ट इतना मूव करता है दैट इट लीड्स अप टू बिल्डिंग अप ऑफ माउंटेन्स। तो एंडोजेनिक फोर्सेस दो तरीके की हो सकती हैं, इट कुड बी सडन ऑल्सो, इट कुड बी डायस्ट्रोफिक ऑल्सो। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस थोड़ी स्लो होती हैं, सडन फोर्सेस बहुत फास्ट होती हैं। सडन फोर्सेस के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? इट कुड लीड अप टू अर्थक्वेक, कुड लीड अप टू वोल्केनो, कुड लीड अप टू लैंडस्लाइड्स एज वेल। Diastrophic forces generally leads to building of mountains. Okay, coming on to the exogenic forces. Exogenic, that means happening outside the earth. Okay, it could lead up to erosional factors as well as depositional factors. Exogenic forces की वजह से या तो कोई चीज इरोड होती है, ठीक है, that means कोई चीज रन अवे या रन ऑफ हो रही है, और या तो कहीं कोई चीज डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमेशा ऐसा होता है कि कोई चीज इरोड हो रही होगी, कोई एक रॉक इरोड हो रहा होगा और कहीं उस इरोडेड रॉक का मटेरियल डिपॉजिट हो रहा होगा। ठीक है, इरोजनल और डिपोजिशनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? रिवर होती है, विंड होती है, सी वेव्स होती है, ग्लेशियर्स होते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो फंक्शनरीज हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इरोजन या डिपोजिशन होता है। रिवर लगातार रॉक्स को काटती है, बीचेस को फॉर्म करती है, डिपोजिशन होता है और बीच बन जाते हैं। ठीक है, विंड लगातार रॉक्स को काटती है और कहीं और जाके उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। सी वेव्स रॉक्स को काटती हैं बट कहीं और जाके उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं। सेम विद द ग्लेशियर्स आल्सो। सो ये सब वो फंक्शनरीज हैं जिनकी वजह से इरोजन या डिपोजिशन होता है। दैट मीन्स दे आर द कैरियर्स ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो अर्थ में इसी दो तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं। इट कुड बी एंडोजेनिक फोर्सेस, इट कुड बी एक्सोजेनिक फोर्सेस, और इन्हीं सब की वजह से बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से किसी चीज का एवोल्यूशन हो गया, वोल्केनो बना, वोल्केनो फटा कहीं पे तो एक माउंटेन सा बन गया, लैंडस्लाइड हुई तो एक अलग सा प्लेटफॉर्म बन गया,
डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से कहीं माउंटेन्स बन गए, इरोजन डिपोजिशन की वजह से बीचेस बन गए, ठीक है। और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, एंड वी विल बी रीडिंग अबाउट दैट इन द कमिंग स्लाइड्स। ओके, तो हमने पढ़ा कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से सडन मूवमेंट्स हो सकते हैं, सडन मूवमेंट्स कुड लीड टू वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? अ वोल्केनो इज अ वेंट, an opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly। आपको पता है अर्थ के अंदर मैंटल के रीजन में जो भी मटेरियल है वो मॉल्टन या सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड फॉर्म में है, राइट। मॉल्टन मटेरियल है। तो कभी भी अगर ये आपका अर्थ है, किसी भी एक कॉर्नर पे अगर एक ओपनिंग हो जाए, ठीक, वो किसी भी वजह से, कोई भी सडन मूवमेंट की वजह से, अर्थ के अंदर कोई सडन मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्स है ना, एंडोजेनिक फोर्स दैट मीन्स अर्थ के अंदर हो रही होगी, वो अर्थ के अंदर कोई एंडोजेनिक फोर्स अप्लाई हुई और उसकी वजह से सडन मूवमेंट हुआ। सडन मूवमेंट की वजह से एक ओपनिंग खुल गई, फट गया यहां से, अर्थ फट गया यहां से, ठीक है, इट टोर अपार्ट, एंड बिकॉज इट टोर अपार्ट द लिक्विड सेमी लिक्विड मॉल्टन मैग्मा कम्स आउट। ओके, इरप्शन होता है एक टाइप का। सो volcano is a vent in the earth's crust through which molten material erupts suddenly। एक और एनिमेशन यही सेम चीज शो करते हुए कि कैसे मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है और अर्थ के सरफेस को टीयर अपार्ट करने का ट्राई करता है। इसी तरीके से वोल्केनो इरप्ट होते हैं। एक और क्लियर एनिमेशन कि अर्थ के सरफेस के अंदर, दैट मीन्स मैंटल की लेयर पे, कैसे मैग्मा बाहर आने के लिए प्रेशराइज्ड है और अर्थ के सरफेस को टीयर अपार्ट कर सकता है कभी भी। और जब वो सच में टीयर अपार्ट करता है तो कुछ इस तरीके से वोल्केनो बाहर आता है, गैसेस और एशेस अपने साथ लिए हुए। कभी कभी वोल्केनो इस तरीके से भी आता है। मैक्सिमम टाइम आपने ऐसी ही वोल्केनो की इमेजेस या वीडियो देखी होंगी कि कैसे जलता हुआ पूरा मटेरियल बाहर आता है। तो वो मैग्मा जो अंदर अर्थ के सरफेस के अंदर जल रहा था, वो मैग्मा जब बाहर आता है ना बच्चों, तो उसे हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। तो ऐसे होता है वोल्केनो का इरप्शन। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं अर्थ की, मैंने आपको शो भी किया था उस इमेज में, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं, when they move, they lead to vibration। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट करता है, एंड दीज वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, द प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स is called the focus। The place on the surface above the focus is called the epicenter, and the vibrations travel outwards from the epicenter as waves। तो आप ऐसा समझो कि जब अर्थक्वेक आता है ना, दैट मीन्स अगर ये आपका अर्थ है, ये इसका सरफेस है, और इसी सरफेस के नीचे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स शेक कर रही हैं। ठीक है, जब ये शेक कर रही हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, और ये वाइब्रेशन पूरे अर्थ पे फैल सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कभी कभी अगर नेपाल में अर्थक्वेक आता है, उसका वाइब्रेशन आपको दिल्ली, यूपी, कभी कभी हरियाणा तक भी उसका इफेक्ट जाता है, क्योंकि प्लेट्स इतनी तेज वाइब्रेट करती हैं और अर्थक्वेक का इफेक्ट इतनी तेज आता है, वो इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि वाइब्रेशन पूरे अर्थ में ट्रैवल कर सकता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, उसे हम फोकस कहते हैं। जिस पॉइंट से ये वाइब्रेशन, ये जो शेकिंग, ये जो मूवमेंट शुरू होता है, उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और वो प्लेस जहां पर ये अकर होता है, जहां ये अपना इम्पैक्ट दिखाता है, उसे हम कहते हैं एपीसेंटर। ये दो वर्ड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अर्थ के अंदर क्रस्ट में जहां से ये मूवमेंट, जहां से प्लेट्स की शेकिंग शुरू होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और अर्थ के ऊपर सरफेस पे जहां पर अर्थ को एक अपना इम्पैक्ट दिखाता है, उसे हम कहते हैं एपीसेंटर। ठीक है, वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स। तो ये जिस सरफेस पे, जिस पॉइंट पे
अर्थक्वेक का सबसे पहला इंपैक्ट जहां पर भी आएगा, सबसे पहले जहां पर इंपैक्ट आएगा उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। और एपीसेंटर से वाइब्रेशंस दूसरे सरफेस तक स्प्रेड होती हैं वेव्स के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में। जैसे साउंड की वेव्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेशंस अर्थक्वेक के भी स्प्रेड होते हैं एपीसेंटर से दूसरे सरफेसेस पे। ठीक है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये डायग्राम वोल्केनो का है जहां पे आपको दिखाया जा रहा है, मैंने आपको एक्टिविटी में भी दिखाया था और इसमें भी मैं आपको फिर से शो कर रही हूँ कि कैसे जो मैंटल है हमारा, जहां पर मॉल्टन मैग्मा होता है, वो लगातार सर्कुलेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है और क्रस्ट में शेकिंग होती है और ये मैग्मा फट के बाहर आ जाता है। ठीक, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। वो जिस चैनल के थ्रू बाहर आ रहा होता है उस चैनल को हम कहते हैं वेंट। क्या कहते हैं? वेंट। और फिर जब ये ऊपर आ चुका होता है और जिस तरीके का शेप क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं क्रेटर। एक हॉलो शेप बना देता है ना अर्थ के सरफेस के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया था द अर्थ सरफेस टियर अपार्ट जब मैग्मा बाहर आता है, तो ये टियरिंग अपार्ट की वजह से जो शेप का क्रिएशन होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। और फिर बाद में गैसेस और ऐश के फॉर्म में बहुत सारा पोल्यूशन भी बाहर आता है। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि मैग्मा क्या होता है। वही मैग्मा जब अर्थ के बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। जिस चैनल के थ्रू मैग्मा बाहर आता है उसे हम वेंट कहते हैं। ऊपर जब वो अर्थ के सरफेस को टियर अपार्ट करता है और जो शेप क्रिएट करता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। मैंटल में होता है मॉल्टन मैग्मा जो कि सर्कुलेट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वो क्यों बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर। इतना प्रेशर पड़ रहा है अंदर मैग्मा के ऊपर और प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है उस प्रेशर की वजह से। दैट इज व्हाई मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है। दूसरी इमेज यहाँ पे अर्थक्वेक के ओरिजिन की है। देखो मैंने बताया ना, क्रस्ट में जहां से मूवमेंट शुरू होती है उसे हम फोकस कहते हैं। जहां पर अर्थक्वेक अपना सबसे पहला इंपैक्ट दिखाता है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। और रेडिएशन या वाइब्रेशन जहां जहां स्प्रेड होती है उसे हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव्स। और ये है वो प्लेट की बाउंड्री जहां से प्लेट्स की शेकिंग हुई और फिर वाइब्रेशंस फैलना शुरू हुई। ये वर्ड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अर्थ के अंदर हो रहे हर मूवमेंट को, हर चेंज को हम एंडो बोलेंगे। अर्थ के बाहर, अर्थ की सरफेस पे जो चीजें इम्पैक्ट दिखा रही हैं, इफेक्ट दिखा रही हैं, उन्हें हम एक्सोजेनिक कहेंगे। ठीक है, और जब ये वाइब्रेशंस एपीसेंटर से स्प्रेड होने लगती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, द ग्रेटेस्ट डैमेज is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. आप खुद सोचो, अगर earthquake का ये origin यहाँ से एपीसेंटर ये है, ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हुए हो और एपीसेंटर ये है तो आपको सबसे ज्यादा डैमेज फील होगा ना। और अर्थक्वेक की वेव्स जितनी दूर जाएंगी उतनी अपनी एनर्जी लूज करती जाएंगी। करेक्ट? तो दूर में डैमेज कम होता है, इट्स लेस एट अ ग्रेटर डिस्टेंस बट वेरी स्ट्रेंथनिंग। अ ग्रेट डैमेज इज डन नियर द एपीसेंटर। हमेशा एपीसेंटर के पास सबसे ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है, although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. देखो, earthquake एक sudden movement की वजह से होता है हमेशा। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ sudden movement होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। जब एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कोई सडन मूवमेंट हो रहा है तो उस सडन मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सडन का मतलब ही है अचानक से हो गया और हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दी सडन मूवमेंट्स इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर हैंड। बट अगर हम पहले से ही प्रेपरेशन रखें, अपनी बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखें, रेजिडेंशियल एरियाज में गैप रखें, इंडस्ट्रियल एरियाज को दूर रखें, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वी कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड सो दैट द लॉस, द डैमेज कैन बी रिड्यूस्ड। एक छोटा सा बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करने का।
Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include the study of animal behavior. आप एनिमल बिहेवियर को स्टडी करिए. पॉन्ड्स में आप फिशेस को देखिए, वो बहुत एजिटेटेड फील कर रही होंगी, और स्नेक्स सरफेस पे आ चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्नेक्स थोड़ा ग्राउंड के अंदर रहते हैं. तो अगर ग्राउंड में उन्हें कोई वाइब्रेट, क्योंकि अगर ये एपिसेंटर है मान लो, ठीक है, ये आपका मैंटल का रीजन है जहां से मूवमेंट हो रही है. मैंटल पे तो नहीं रहते आप, तो क्रस्ट पे रहते हो, है ना. मैंटल से मूवमेंट शुरू हुई और अभी ये क्रस्ट पे आने वाली है. आप यहाँ हो, आप यहाँ पे हो, राइट, पर स्नेक ऑलरेडी अंदर रह रहा है, ग्राउंड के अंदर रह रहा है. स्नेक को आपसे जल्दी वाइब्रेशन फील हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई स्नेक विल कम अप टू द सरफेस. सारे स्नेक्स जनरली सरफेस पे आना शुरू कर देते हैं जैसे ही कोई अर्थक्वेक का वाइब्रेशन शुरू होता है. एनिमल्स का बिहेवियर बदल जाता है, वो इधर उधर वॉन्डर करते हैं, खाना नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है. वो भी ऐसा नहीं कि कोई एक दिन पहले से खाना नहीं खाते, नहीं, बहुत ही सडन होता है वो भी, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल है ये भी. बट आपको ऑब्जर्व करना होता है कि ये लोग सब लोग दौड़ क्यों रहे हैं. कुछ एनिमल्स की हियरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है दैट देयर इज सम मूवमेंट, देयर इज सम वाइब्रेशन अंडर द अर्थ. ओके, जो पॉन्ड्स में फिशेस हैं उन्हें वो वाइब्रेशन बहुत जल्दी फील होता है. दैट इज वाई ये सब बहुत ही लोकली अडॉप्टेड मेथड हैं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के. स्टिल इट इज अ वेरी सडन मूवमेंट. आप एकदम लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकते अगर आप वेल प्रिपेयर्ड पहले से नहीं हो. अगर आपका घर कच्चा है, बिल्डिंग खराब है, कच्ची नींव पे बनी है, वो गिर ही जाएगी अगर अर्थक्वेक मैसिव आता है तो, ठीक है. और अब यहाँ पे वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों समझने के बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम ये समझ पाएंगे फिजिकली, खुद ये एक्टिविटी करके समझ पाएंगे कि अर्थक्वेक आता है तो कैसा फील होता होगा. ओके, सो लेट्स डू इट. मैं ये इंक हटा दूं फटाफट. ऑलराइट, तो इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है, टेक अ कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड. आप एक कंटेनर लो, उसमें वाटर को फिल करो और उसे एक लिड से बंद कर दो. ठीक, नाउ पुट द वाटर टू बॉइल. नाउ यहाँ पे बॉइलिंग का काम है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने किसी भी पेरेंट को, किसी भी गार्जियन को अपने साथ किचन में रखना, केवल तब ये एक्टिविटी करना. डू दिस एक्टिविटी ओनली विथ योर पेरेंट और गार्जियन. एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी भरो और उसको एक लिड से बंद कर दो, एंड देन पुट इट टू बॉइल. ऑलराइट, नाउ पुट सम पीस और स्पून एंड बीड्स ऑन टॉप ऑफ द लिड. आपने जो ये ढक्कन बंद किया है ना कंटेनर के ऊपर, इस ढक्कन के ऊपर आप कुछ मटर, एक दो स्पून और कुछ बीड्स, कुछ भी ऐसा बीड्स टाइप का रख दो. जब पानी बॉयल होने लगेगा ना, जब बॉयल होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, then you will notice something. What do you notice? As the water boils, the lid begins to shake. जैसे ही पानी उबलने लगेगा, ये जो आपकी लिड है ना, जो ये आपका ढक्कन है, देखना ये हिलने लगेगा. It will start shaking. It will start shaking. The things which you have put on the lid also vibrate. ये जो आपने इसके ऊपर जितनी भी चीजें डाली हैं, ये पीस हैं, ये बीड्स हैं, देखना ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी. जैसे ही पानी उबलना शुरू करेगा, सबसे पहले ये लिड शेक करेगा, लिड के ऊपर रखा सामान भी शेक करने लगेगा. The beads roll down and the spoon vibrates to make sound. And in the same manner the earth vibrates when an earthquake occurs. और यहाँ से आपको समझ में आता है कि जब अर्थ के नीचे की प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, शेक कर रही होती हैं, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर, लैंड सरफेस के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हैं या जितनी भी ऐसे लोकेशंस हैं, वहां पर किस टाइप का वाइब्रेशन आता है. ठीक है, आप देखोगे कि आपके लिड के ऊपर के जो मटर हैं वो तो कूद के गिर जाएंगे, स्पून शेक करता रहेगा कॉन्स्टेंटली. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने का कि जब अर्थक्वेक आता है, जब इतना हैवी शेकिंग और इतनी हैवी मूवमेंट होती है, तो फिर कैसा फील होता है. ओके, नाउ एज वी रेड दैट द वेव्स फ्रॉम द एपिसेंटर मूव अपवर्ड्स. ओके, they move in the form of waves from the epicenter
towards some other direction. सारी waves एक तरीके की नहीं होती, एक इंटेंसिटी की नहीं होती, और ना ही वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. ठीक है. They do not have same intensity, they do not have same impact, they do not have same direction. सब लोग डिफरेंट होती हैं. There are various kinds of waves. There are 3 types of waves, 3 types of earthquake waves known as P waves, जिन्हें हम longitudinal waves कहते हैं, S waves, जिन्हें हम transverse waves कहते हैं, L waves, which are known as the surface waves. Okay? यहाँ पे कुछ image दी हुई है. I think आपको यहाँ से कुछ तो समझ में आ रहा होगा. On the basis of it, you have to find out the properties of these waves. आप ट्राई करो कि आप इनकी प्रॉपर्टीज को खुद ढूंढ के लाओ. ठीक है. आई विल टेल यू, आंसर मैं बता दूंगी आपको, बट आई जस्ट वांट यू टू एनालाइज समथिंग फ्रॉम दिस इमेज और डायग्राम. ओके. सो आई एम स्टॉपिंग दिस types of earthquakes over here, types of earthquake waves over here only. Find out the properties and I will tell you later. All right, so let's talk about the difference between the P waves, S waves and Rayleigh waves. मैंने आपसे डिफरेंस ढूंढने को कहा था. जिन लोगों ने डिफरेंस ढूंढ लिया है, गुड. नहीं ढूंढ पाए हो, यहाँ पे आंसर देख लो. जिन्होंने ढूंढ लिया है, दे मे क्रॉस चेक देयर पॉइंट्स विद माइन. ऑलराइट, ओके. तो सबसे पहला पॉइंट है पी वेव्स के बारे में. इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स. क्या कहते हैं? प्राइमरी. ये प्राइमरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं. कभी भी अर्थक्वेक जनरेट होता है तो ये प्राइमरी वेव्स होती हैं जो जनरेट होती हैं. इनकी जो वेव लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है. और याद रखो बच्चों, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है. इनवर्स. ठीक है. तो अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ लार्ज होगी. ठीक है. इसको रटने की जरूरत नहीं है, अब इसके अंडरस्टैंडिंग भी समझो. वेवलेंथ का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक वेव क्रिएट हुई तो वो कितनी लंबी है, उसका जो डेस्टिनेशन है या वो जिस रूट पे जा रही है वो कितनी दूर तक जा रही है. ठीक है. ये दो वेव्स के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये होता है वेव लेंथ. लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वाइब्रेशन कितना क्रिएट हो रहा है 1 सेकेंड में. कितना वाइब्रेशन 1 सेकेंड में क्रिएट होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं. तो कभी भी अगर वेवलेंथ बहुत छोटी सी है तो फिर वाइब्रेशन बहुत तेज होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है ऐसे केस में. तो प्राइमरी वेव्स की वेवलेंथ छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है. ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं. दैट मींस ये लॉन्गिट्यूड की बेसिस पे दौड़ती हैं. लैटिट्यूड आपने पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा है. ये लॉन्गिट्यूड के तरीके से दौड़ती हैं. ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं. दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ये तीनों तरीके के मैटर से पास कर सकती हैं. तो जब मान लीजिए ये क्रस्ट है अर्थ का और ये लैंड सरफेस है, ये एपी सेंटर है जहां पे अर्थक्वेक आया है. ठीक है. ये एपी सेंटर है. तो जब पी वेव्स रन कर रहे हैं तो बीच में अगर जितना भी सॉलिड पोर्शन है पी वेव उसे भी पार कर लेगी, अगर कोई लिक्विड पोर्शन है पी वेव उसे भी पार कर लेगी, और अगर कोई गैस है तो पी वेव उसे भी पार कर लेगी. ठीक है. प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरीके के मैटर से पी वेव्स पास कर सकती हैं. नाउ दे ट्रैवल वेरी फास्ट. बहुत तेज दौड़ती हैं ये वेव्स, एंड दैट इज व्हाई these waves are the earliest to arrive on the surface. तो कभी भी अगर मूवमेंट होता है अर्थ में, अर्थक्वेक आने लगता है जब भी, तो पी वेव्स वो वेव्स होती हैं. पी वेव्स आर द वेव्स जो सबसे पहले सरफेस पे अपना इंपैक्ट दिखाती हैं. सबसे पहले कौन सी वेव्स अपना लैंड सरफेस पे इंपैक्ट दिखाती हैं? प्राइमरी वेव्स. And they are very similar to sound waves. जैसे sound waves travel करती हैं, primary waves लगभग वैसी ही होती हैं. That is why they share very similarity with the sound waves. ठीक है. तो ये मेजर 5 पॉइंट्स हैं प्राइमरी वेव्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए. स्मॉल वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं ये, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं. बहुत तेज दौड़ती हैं ये,
waves इसलिए these are the earliest to arrive on the surface and they are very similar to the sound waves. दो चीजें मैंने आपको और बताई कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है. दैट मीन्स जब ये वेव क्रिएट हो रही है तो ये जो दो क्रेस्ट एरिया है, इन क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं. ये देखो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. ये वेव क्रिएट हो रही है और दो वेव्स के क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं. और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है. और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है. दैट मीन्स अगर वेवलेंथ छोटी है फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ लंबी होगी. ठीक है, ये हो गए प्राइमरी वेव्स. अब आ जाते हैं एस वेव्स पे. ओके, सो टॉकिंग अबाउट एस वेव्स. एस वेव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स. सेकेंडरी वेव्स ये भी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं पर ये सेकेंडरी होती हैं. इनकी वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है और फ्रीक्वेंसी हाई होती है, बिल्कुल पी वेव्स की तरह, वेरी सिमिलर टू पी वेव्स. ठीक है, बट दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स. इसीलिए हम इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं क्योंकि ये केवल सॉलिड से ट्रैवल कर सकती हैं. ऑन द अदर हैंड P waves can travel through solid, liquid and gas, but S waves, secondary waves, केवल solids से travel कर पाती हैं. ये बहुत सारे ट्रफ्स और क्रेस्ट क्रिएट करती हैं जब ये किसी भी मटेरियल से पास करती हुई जाती हैं. तो जब ये अर्थ का क्रस्ट है ये और ये सरफेस है, और जब S waves जा रही हैं तो पहली बात तो केवल सॉलिड पोर्शन से जा पाएंगी. अगर कहीं बीच में लिक्विड है तो उसको पास नहीं कर पाएंगी, केवल सॉलिड से जाएंगे और जिस सॉलिड को पास करते हुए जाएंगे उस पे इस तरीके के ट्रफ्स एंड क्रेस्ट बनाती हुई जाएंगी. ठीक है, सेकेंडरी वेव्स. लास्ट में मैंने पूछा था आपसे यहां पर एल वेव्स के बारे में. ठीक है, मैंने आपसे पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स तीन पूछी थी. ठीक है, एल वेव्स जिन्हें हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं, सरफेस वेव्स, इनकी वेवलेंथ बहुत लॉन्ग होती है. ये बिल्कुल डिफरेंट है अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी से. इनकी वेवलेंथ लंबी होती है. दैट मीन्स ये दो वेव के क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इनमें ये काफी हाई होता है. ठीक है, लॉन्ग होता है. दैट इज वाई इनकी वेवलेंथ लंबी होती है. और ये वो वेव्स हैं जो सरफेस पे, लैंड सरफेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट शो करती हैं. And that is why they are very damaging. They are more damaging क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं बिल्डिंग्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के टूटने में. तो सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करने वाली वेव्स कौन सी हैं? सरफेस वेव्स, क्योंकि ये अपना सबसे ज्यादा इंपैक्ट सरफेस पे आके दिखाती हैं. सरफेस पे आती हैं और फिर बताती कि बेटा आप देखो मैं क्या हूं. ऑल्सो ये जो सरफेस वेव्स होती हैं ना, तो जब अर्थक्वेक की जो रिपोर्ट आती है, जैसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को चेक करने का एक रिपोर्ट होती, तरीका होता है. तो आप पहले एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो और उसकी मदद से सिस्मोग्राफ क्रिएट होता है. तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अर्थक्वेक को जांचने का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम सिस्मोमीटर कहते हैं. और पूरे अपैरेटस को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ, जिससे आप अर्थक्वेक की स्टडी कर सकते हो कि किस इंपैक्ट से आया, कहां से वेव्स जनरेट हुई और ये सब. तो सिस्मोग्राफ पे लास्ट अराइव करती हैं सरफेस वेव्स, एल वेव्स. एल वेव्स सबसे बाद में पता चल पाती हैं कि ये कहां से क्रिएट हुई और इनकी इंटेंसिटी कैसी थी, कैसी नहीं थी. ठीक है, प्राइमरी वेव सबसे पहले पता चलती हैं, फिर सेकेंडरी वेव्स और फिर एल वेव्स, सरफेस वेव्स. ठीक है, तो ये तीन वेव्स मैंने आपसे पूछी थी मेजर. इस डायग्राम में दो और वेव्स बनी हुई हैं, लव वेव और रेली वेव. ठीक है, ये लव वेव और एल वेव सेम नहीं है. लव वेव्स इस तरीके का मूवमेंट करती हैं कि अर्थ हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रक्ट हो जाता है. हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रक्ट हो जाता है. यहां पर आप जितना डिस्ट्रक्शन देख रहे हो वो ऐसे वर्टिकली, लॉन्गिट्यूडिनली आ रहा है. पर लव वेव्स इस तरीके का डिस्ट्रक्शन करती हैं कि अर्थ आपका हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रक्ट होता है, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाता है. रेली वेव ऑन द अदर हैंड, ये क्या करती हैं? ये सॉलिड्स के थ्रू पास कर सकती हैं और ये लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं.
इसीलिए देखो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे गोल गोल घूम रही हैं, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा सरफेस से दूर जाती हैं इनका इम्पैक्ट बहुत स्लो हो जाता है। रेली वेव्स दिखने में ऐसी लगती हैं, आप वेव्स देख नहीं सकते, पर आप जब सिस्मोग्राफ पे इसको स्टडी करते हो तो रेली वेव्स ऐसे लगता है कि गोल गोल घूम रही हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्स भी हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल भी हैं, इस वजह से ये लगता है कि ये गोल गोल घूम रही हैं। तो रेडी वेव ऐसा लगता है कि गोल गोल वेव्स घूम रही हैं। लव वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो सरफेस पे अपना इम्पैक्ट दिखाती हैं और अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रक्ट करती हैं। और बाकी 3 वेव्स के बारे में हमने डिटेल यहाँ पढ़ लिया। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो as we read about the earthquake, right, the sudden movement which happens because of the which forces, exogenic or endogenic forces. Okay, now since we read about the earthquake, you should read a case study about the earthquake as well. This is a case study of an earthquake happened in Gujarat in the year 2001. Now you will ask कि हम ये case study क्यों पढ़े? Because this is a very important accident which happened. ठीक है, हमारी कंट्री के लोगों ने इस पूरे डिस्ट्रक्शन को फेस किया था। एक बहुत बड़ा लॉस हमारी कंट्री के लोगों ने और हमारी कंट्री की डिस्ट्रिक्ट, सिटी, इनफैक्ट उस पूरी स्टेट ने एक बहुत बड़ा लॉस बियर किया था उस ईयर में। और उसके इम्पैक्ट बाद तक भी दिखे। ऐसा नहीं होता है कि अर्थक्वेक आया, अभी लॉस हो गया और बस सब ठीक हो गया, नहीं। वो जो बिल्डिंग्स गिरी, वो जो लोगों की डेथ हुई, लोगों की फैमिलीज खत्म हो गई, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारी कंट्री में ऐसा कोई इंसिडेंट ऑलरेडी हो रखा है, वी शुड बी नोइंग अबाउट दैट। Okay, so here is a case study of an earthquake which happened in Bhuj. Bhuj is in Gujarat. It was a massive earthquake measuring 6.9 on the Richter scale. Richter scale एक instrument होता है जिसकी help से you can know that what was the intensity of the earthquake. And to tell you anything beyond the intensity of 5 is majorly destructive. Anything beyond the intensity of 5.5, okay, this 5.0, anything beyond the intensity of 5 on the Richter scale is considered destructive, and it was 6.9 on the Richter scale. तो आप खुद सोचो कि कितना destructive होगा। It hit Bhuj town on 26th of January 2001. 26th of January, it was Republic Day. Puri country was celebrating the Republic Day, and on that day, Bhuj was hit by a severe earthquake. School were worst affected. At least 971 students, 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. कुछ 971 students, official record है ये, इससे ज्यादा भी हो सकता है probably. 971 students और कुछ 31 teachers lost their lives in this earthquake, क्योंकि उनकी स्कूल बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई थी अर्थक्वेक के आने की वजह से। Then Bhuj relief effort blighted. 3 days after the quake, concern rose about the food, the blankets, the medical supplies not reaching everyone. Because obviously earthquake आया है, बहुत सारे roads obviously जाम हो चुके होंगे. It was must be a condition of traffic. बहुत सारी जगह inaccessible भी होंगी जहां नहीं जाया जा सकता होगा, करेक्ट। और वहां तक खाना पहुंचाना, और जनवरी का मंथ है, आपको पता है ठंड होती है इस मंथ में, राइट। लोगों तक ब्लैंकेट्स पहुंचाना, मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना, ये बहुत डिफिकल्ट हो चुका था उस टाइम पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, वाटर पाइप लाइन्स, पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स, दे ऑल वर नॉक्ड आउट। क्योंकि मान लो कि अगर हम पावर लाइन्स को ऑन रखें, ये जो पोल्स पे तार लगी होती है, अगर हम इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है, अगर इसको हम ऑन रखेंगे और मान लो फिर से अर्थक्वेक आए, तो ये सारे पोल्स की जो तारें हैं वो नीचे गिर के करंट दे सकती हैं लोगों को। नंबर 1 रीजन। सेकंड, अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत सारे टावर्स भी गिर गए थे, बिकॉज ऑफ विच फोन लाइन्स, पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स, दे ऑल वर नॉक्ड आउट। ठीक है, वाटर पाइपलाइंस कई जगह टूट गई, कई जगह सप्लाई जा ही नहीं पा रहा था। ये सारी प्रॉब्लम फेस करी भुज ने। देयर इज मोर टू इट। फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड। ठीक है, फायर भी आई क्योंकि अर्थक्वेक आया है, बहुत सारी चीजें टूटी, बिल्डिंग्स गिरी, और बहुत सारी चारकोल और कुकर्स की वजह से फायर भी एक्सटेंड हुए, एक्सपैंड हो गई। ठीक है,
सिटी में बहुत जगह आग भी लग गई। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, इमरजेंसी डिक्लेयर इन द क्वेक जोन। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जहां पर जो मेन एपी सेंटर था उस पूरे रीजन के आसपास के जितने रीजन थे जो क्वेक अफेक्टेड थे मेजरली, उस एरिया को स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। देन चीफ मिनिस्टर ने सेंटर को अपील किया, गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन है, वाटर पाइपलाइन टूट गई, टेलीफोन लाइन चल नहीं रही, खाने की एक्सेसिबिलिटी कम है, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, लोगों के पास ब्लैंकेट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक इमरजेंसी की स्टेट थी। एवरीथिंग वाज हैपेंड, एवरीथिंग वाज अंडर ग्रेट मिसमैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारी सोर्सेज और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से और शहर में बहुत जगह आग लगने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम पूरा करने में। देन चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करी कि प्लीज हमें फाइनेंशियली हेल्प करिए, हम इतना बड़ा लॉस हमने इंकर किया है और अब इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with this disaster, and it was a disaster. ये एक ब्लैक डे है गुजरात की हिस्ट्री के लिए, 26 जनवरी 2001, क्योंकि भुज ने एक बहुत बड़ा डिजास्टर फेस किया। वहां के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज खोई, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे खोए, एंड दिस वाज अ मेजर ब्लैक डे for the country and the countrymen. Okay, so that is why this case study is very important for you, and that is why reading about disaster is not just enough. You should know कि वो disaster कैसे होता है, अगर उसे प्रिवेंट किया जा सकता है तो कैसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर प्रिवेंट नहीं किया जा सकता तो हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी होनी चाहिए। ठीक, और अगर आपकी कंट्री में ऐसा कोई केस हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद भी और बहुत सारे अर्थक्वेक्स हमारी इंडिया ने फेस करे थे। अभी आपको हो सकता है आपको शायद याद हो, या अगर आपको नहीं पता तो अपने एल्डर सिस्टर या ब्रदर से या फिर अपने कजिन्स, अपने बड़े फ्रेंड्स से या अपने मदर फादर से पूछिएगा कि क्या उन्हें इस भुज केस के बारे में पता है। उनसे पूछिएगा कि क्या उन्हें नेपाल का 2015 का अर्थक्वेक याद है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा पड़ा था, ईयर 2015। उनसे पूछिएगा, ठीक है, एंड यू शुड नो अबाउट दिस। सो दिस वाज द केस स्टडी। Now let's read a do you know also. An earthquake is measured with a machine called a seismograph. एक मशीन होती है जिसका नाम होता है seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. एक मशीन है seismograph जो मेजर करेगी अर्थक्वेक को कि कहां तक गया अर्थक्वेक, एपी सेंटर क्या था उसका, ठीक है, ये सारी चीजें कौन पता करता है? सिस्मोग्राफ। और कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, ये पता चलता है हमें रिक्टर स्केल से। किससे पता चलता है? रिक्टर स्केल से। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज डन बाय सिस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड वाया रिक्टर स्केल। An earthquake of 2 or less can be felt only a little, but an earthquake over 5 can cause damage from things falling. A 6 or higher magnitude is considered very strong, and 7 is classified as a major earthquake. तो इंडिया में भुज में जो आया, it was 6.9, very close to 7. आप समझ सकते हो वो कितना बड़ा earthquake होगा और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन देख गया होगा, ठीक है। सो दिस इज अ डू यू नो। अच्छा, अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यू शुड नो दिस। कभी गॉड फॉरबिड कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है तो क्या करना चाहिए हमें फटाफट सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए। अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, किसी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे या उसके पीछे छुपने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड, स्टे अवे फ्रॉम, हमें कौन कौन सी जगहों से दूर रहना चाहिए। जब भी अर्थक्वेक आए प्लीज किसी फायर प्लेस पे ना रहिए। एनी एरियाज अराउंड द चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग द मिरर्स एंड द पिक्चर फ्रेम्स, किसी भी ऐसी जगह के पास या किसी ऐसी विंडो के पास मत बैठो जहां पे कांच टूट सकता है, ठीक है, शैटर कर सकती है वो। एंड थर्ड पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। कभी भी ऐसे डिजास्टर की सिचुएशन आए तो निडर होके अपने आप को, अपना दिमाग एकदम एक्टिव रख के बचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं दुबुक के वहीं कोने में बैठ गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको लगे अगर आप सेफ स्पॉट पे हो तो आप बैठे रहो, बट अगर आपको लगे आप सेफ स्पॉट पे नहीं हो तो कोशिश करो कि आप सेफ स्पॉट पे जाने की कोशिश करो, ठीक है। Okay, now there is an activity for you. Imagine if a quake suddenly shook in the middle of the school day. God forbid ऐसा कभी ना हो, but imagine अगर ऐसा कभी होता है
वेयर वुड यू गो फॉर योर सेफ्टी? आपके स्कूल में ऐसा कौन सा कॉर्नर है या ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हो, मुझे बताना। ओके, तो आप पढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। हमने देखा कि कैसे लैंडफॉर्म्स का एवोल्यूशन दो प्रोसेसेस की हेल्प से हो सकता है। हमने इस स्लाइड में स्टडी किया था कि या तो एंडोजेनिक फोर्सेस अप्लाई होती हैं जब अर्थ का मूवमेंट होता है, और या तो एक्सोजेनिक फोर्सेस अप्लाई होती हैं जब अर्थ का मूवमेंट होता है। ठीक, और इसी से इस पूरे चार्ट की हेल्प से हमने स्टडी किया था कि कैसे एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स हो सकता है। इस क्रिएशन एवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं दो फोर्सेस या दो प्रोसेस, जिनका नाम होता है वेदरिंग और इरोजन। जो हमारा लैंडस्केप है, इट इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। जो हमारा लैंडस्केप है वो दो तरीके से वॉर्न अवे होता है। दैट मीन्स हमारे लैंडस्केप पे जितने भी सेडिमेंट्स हैं उन्हें वॉर्न अवे करने का दो तरीके हो सकते हैं, या तो वेदरिंग हो और या तो इरोजन हो। कहने सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर दोनों का प्रोसेस और दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स हैं उनका ब्रेक हो जाना, उसे हम कहेंगे वेदरिंग। दैट मीन्स वेदर फोर्सेस की वजह से कोई भी रॉक्स का टूट जाना वेदरिंग कहलाता है। On the other side, erosion is veering away of the landscape by different agents like water, wind and ice. वहीं erosion क्या होता है कि एक रॉक है और उस रॉक का कोई एक सेडिमेंट उड़ के चला गया, फिर एक सेडिमेंट उड़ के चला गया, फिर एक सेडिमेंट उड़ के चला गया। ऐसे उसके सेडिमेंट्स उड़ रहे हैं, वो रॉक ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर रॉक ब्रेक हो जाए तो उसे हम वेदरिंग कहेंगे, पर अगर उसके सेडिमेंट्स उड़ के वॉर्न आउट होना शुरू हो जाए then that process will be known as erosion। ठीक है, इरोजन के अपने कुछ फोर्सेस हो सकते हैं, वाटर, विंड एंड आइस। ये वो फैक्टर्स या फोर्सेस होंगे जिनकी वजह से इरोजन हो पाएगा। ठीक है, सो इरोजन इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन इट्स फोर्सेस सच एज वाटर, विंड एंड आइस। नाउ द eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and then they are eventually deposited। देखो क्या होगा, रॉक में से अगर कोई सेडिमेंट्स वॉर्न अवे हो रहा है, whatever is the eroded material, it will get carried away and it will get transported। या तो वो वाटर के थ्रू वो सेडिमेंट्स कहीं फ्लो कर जाएंगे, या तो वो एयर के थ्रू वो सेडिमेंट्स कहीं फ्लो कर जाएंगे। हमेशा एयर में तो नहीं प्रेजेंट रहेंगे, है ना। वो सेडिमेंट्स जो हैं, मान लो ये सेडिमेंट्स हैं और ये हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके ये डिपॉजिट होंगे ना, कहीं ना कहीं जाके ये गिरेंगे, और इस डिपॉजिट होने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक जगह से सेडिमेंट्स आर गेटिंग वॉर्न्ड आउट एंड द अदर प्लेस जो फ्री लैंड है, या कह सकते हो खाली लैंड, वेकेंट लैंड पड़ी हुई है, वहीं पर ये सेडिमेंट्स उड़ के डिपॉजिट हो रहे हैं लगातार, और ये सेडिमेंट्स लगातार डिपॉजिट होते 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 ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एक लैंडफॉर्म का क्रिएशन कर लेते हैं। ठीक, अगर आप कभी हिली माउंटेनस रीजन पे गए हो तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़, उस पे सिर्फ मिट्टी है। यू विल सी ओनली अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। वो छोटे छोटे सॉइल के सेडिमेंट्स हैं which have been accumulated or you can say deposited over a period of million years। तो वो कहीं से erode होकर आए थे और ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ डिपॉजिट हो गए, एंड आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स उन्होंने एक लैंडफॉर्म का क्रिएशन कर लिया। तो ऐसे होता है इरोजन डिपोजिशन से लैंडफॉर्म का क्रिएशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो इससे हमने ये तो समझ लिया कि लैंडफॉर्म का मेजरली क्रिएशन वेदरिंग और इरोजन की हेल्प से होता है, और इरोजन एंड डिपोजिशन अपने आप में एक बहुत मेजर फैक्टर है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको लग रहा होगा कि मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट होने में, तो पूरे अर्थ का क्रिएशन होने में कितने साल लग गए होंगे? जी हाँ, पूरे अर्थ के क्रिएशन में एक लैंडफॉर्म को बनने में बहुत ज्यादा साल लगे हैं। ठीक है, इसीलिए अर्थ की एज को डिटरमाइन कर पाना भी इतना एक्यूरेसी
के साथ बता पाना मुश्किल होता है, बिकॉज लैंडफॉर्म्स का जो क्रिएशन है ना वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हमने जब इस लैंडफॉर्म के क्रिएशन में इरोजनल फैक्टर्स पढ़े थे, वाटर, विंड, आइस, सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न द वर्क ऑफ वेरियस फैक्टर्स और द वर्क ऑफ वेरियस फोर्सेस। ठीक है, जिसमें सबसे पहली फोर्स है रिवर। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग लैंडफॉर्म्स के क्रिएशन में वर्क ऑफ अ रिवर। एक रिवर काम कैसे करती है, कैसे वो अपने रूट को चेंज करती है और लैंडफॉर्म क्रिएट करने में कैसे हेल्प करती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। माउंटेन से रिवर निकलती है। कैसे? माउंटेन पे स्नो गिरती है, स्नो पिघलती है तो वाटर का फॉर्म लेती है और फिर रिवर का क्रिएशन होता है। और यही रिवर जब माउंटेन से प्लेन एरिया में दौड़ती हुई आती है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। द स्पीड ऑफ द रिवर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, okay, from the foothills of the mountain is very, very fast. The speed is very fast, and that is why when it's coming towards the landscape area, when it's coming towards the plain area, it has a great speed, and thus it applies a great force on the landscape, because of which erosion takes place. रिवर फिर जिस जिस जगह से निकलती है उस एरिया के नियर बाय लैंडस्केप के सेडिमेंट्स को इरोड करती हुई चली जाती है। ठीक, रिवर आ रही है दौड़ती हुई और आसपास जितनी भी जमीन है उसके कुछ कुछ हिस्से को तोड़ती हुई चली जाएगी। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, and when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. अब मान लो बिल्कुल फ्लैट एरिया से अगर आ रही है, the river is coming on a very flat area, फ्लैट एरिया में फ्लो कर रही है तो फिर अपने नियर बाय लैंडस्केप को इरोड करेगी। पर अगर वो किसी ऐसे एरिया से दौड़ती हुई आ रही है वेयर द लैंडस्केप एरिया हैज अ वेरी स्टीप एंगल, लैंडस्केप अगर ऐसे है, स्टीप एंगल पे है और रिवर यहाँ से आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ वाटरफॉल का क्रिएशन हो जाएगा। क्योंकि इस लैंडस्केप का एंगल इतना टिल्टेड है, इतना स्टीप है कि इस रॉक के ऊपर जब रिवर रन करेगी तो वो एक वाटरफॉल का क्रिएशन कर लेगी। ठीक है, और ऐसे बनता है एक हमारा लैंडफॉर्म जिसे हम कहेंगे वाटरफॉल। कैसे है देखो, ये है हार्ड रॉक, द सॉफ्ट रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स हैं जिनको रिवर्स ने या जो ग्राउंड वाटर है उसने कट करा हुआ है और ये यहाँ से रिवर दौड़ती हुई आ रही थी, बट क्योंकि यहाँ पे एक स्टीप एंगल का क्रिएशन है, ये देखो लैंडस्केप ऐसे सीधा सीधा वर्टिकल हो गया, दैट इज वाई द रिवर वाटर फेल डाउन। और ये एक वाटर के गिरने का जो प्रोसेस है इसी से क्रिएशन हो जाता है वाटरफॉल का। So as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends, जिसे हम कहते हैं meanders। दूसरा एक और क्रिएशन होता है रिवर्स के रन डाउन करने से, क्योंकि जब रिवर्स रन कर रही होती हैं तो क्या होता है, when they are running, तो कुछ एरिया ऐसे आएंगे जहां पे बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, लैंडफॉर्म बहुत ही ट्विस्टेड है, तो ऑब्वियसली रिवर को भी वही वाले ट्विस्ट लेने पड़ेंगे। और जब ये कंटिन्यूअस ट्विस्ट लेने लग जाती है तो उसे हम कहते हैं मियांडरिंग ऑफ रिवर। क्या कहते हैं? मियांडरिंग ऑफ रिवर। रिवर जब लैंडफॉर्म के साथ साथ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने लगती है तो उसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ मियांडर्स। मियांडर्स कैसे दिखते हैं मैं आपको इमेज में शो करती हूँ। ये देखो, ये हो रहा है मियांडर का क्रिएशन, क्योंकि लैंडफॉर्म इतनी घूमी हुई है कि रिवर इज ऑल्सो टेकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, और इस ट्विस्ट एंड टर्न्स में ये जो टर्न्स रिवर्स ले रही है इसे हम कहते हैं मियांडर करना, मियांडरिंग ऑफ द रिवर। ओके, so due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे रिवर एक तरफ से आ रही है, इस पोर्शन को इरोड कर दिया और यहाँ पे अपना कोई पुराना सेडिमेंट छोड़ दिया, फिर यहाँ पे टर्न लिया, यहाँ पे इरोड कर दिया और यहाँ पर अपना कोई पुराना सेडिमेंट छोड़ दिया। तो जहां जहां आप ब्राउन पोर्शन देख रहे हो, रिवर वहां वहां
अपने कैरी किए हुए सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही है। पर जहां जहां आप ये ब्लैक शेड देख रहे हो, इस ब्लैक शेडेड एरिया में रिवर इरोजन कर रही है। ठीक है, सो रिवर is playing its role of erosion and deposition at the same point of time. उसी समय इरोजन भी हो रहा है, उसी समय डिपोजिशन भी हो रहा है रिवर की हेल्प से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे इरोजनल फोर्सेस और द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन एंड डिपोजिशन प्ले देयर पार्ट। ठीक है, एक ही टाइम पे इरोजन भी हो रहा है, एक ही टाइम पे डिपोजिशन भी हो रहा है। तो इस कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, मियांडर का लूप जो है ना, ये जो गोला बन रहा है, ये बहुत पास आने लग जाता है। तो मैं यहाँ क्या बता रही हूँ आपको कि जब रिवर फ्लो कर रही होती है ना, जैसे मान लो ये रिवर है, अब जब ये फ्लो कर रही है तो वाटर का प्रेशर एक जगह से थोड़ा ज्यादा, दूसरी जगह से थोड़ा कम, इस तरीके से आ रहा होता है। ठीक, तो जिस तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है वाटर का, वहां से बहुत तेजी से इरोजन होगा, है ना। और जहां पर थोड़ा सा स्लो है वहां पर, या फिर यहां पर अगर हल्का सा स्लो है तो यहां पर वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंटली रिवर जब फ्लो करती है तो अपने लैंडफॉर्म के साइड वाइज या तो इरोजन या डिपोजिशन करती रहती है। करेक्ट। इसी इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस में रिवर बहुत ज्यादा घूमने लग जाती है। ठीक है, ये जो ट्विस्ट एंड टर्ल्स आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा होने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, रिवर का एक एंड इतना मिल जाता है कि दूसरा लूप अलग हो जाता है और ये अपने आप में कहीं और ही फ्लो करने लग जाती है। और ये बेचारा अलग सा लूप है ना, इसे एक अलग से लेक बनाना पड़ जाता है। ये बेचारा यहाँ अलग रह जाता है। ठीक, और इसी लेक को हम कहते हैं ऑक्स बाउ लेक। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड दे फॉर्म अ कट ऑफ लेक, जैसे हम ऑक्स बाउ लेक कहते हैं, क्योंकि रिवर इतनी ज्यादा मियांडर करने लग जाती है एक पॉइंट पे कि उसके दो एंड्स कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं, कोई एक लूप बेचारा अलग अकेले रह जाता है। ठीक, अगर समझने में कंफ्यूजन हो रही है डोंट वरी, मैं अभी आपको एक वीडियो की हेल्प से, एक इमेज की हेल्प से भी आपको शो करती हूँ कि ऑक्सबाउ लेक का क्रिएशन कैसे होता है। ये है मियांडरिंग का प्रोसेस। देखो मैं फिर से प्ले करती हूँ, आप समझो कि कैसे इतनी मियांडरिंग हो रही है कि यहाँ पर रिवर के दो पोर्शन ज्वाइन हो जाते हैं और एक को आइसोलेट कर देते हैं। लेट्स प्ले इट अगेन। रिवर इतनी मियांडर कर रही थी कि यहाँ पे देखो दो जॉइंट्स मिल जाएंगे और एक लेक अलग हो जाएगी। ऐसे बनता है ऑक्स बाउ लेक। ओके, हियर यू कैन सी कि रिवर कितना मियांडर कर सकते हैं। देख रहे हो आप कितना ज्यादा मियांडरिंग हो रही है, और इसी मियांडरिंग के दौरान बनते हैं ऑक्सबाउ लेक, क्योंकि रिवर इतनी घूम जाती है कि कोई दो पोर्शन आके मिल जाते हैं। और देख रहे हो यहाँ पे फ्लो कितना तेज है, यहाँ पे फ्लो थोड़ा सा स्लो है। तो जहां पर बहुत तेज होता है वहीं पर लैंड मास का इरोजन होता है, और जहां पर फ्लो थोड़ा स्लो होता है वहीं पर डिपोजिशन भी होता है। ठीक है, देखो एक और इमेज मियांडरिंग की, कि यहाँ पर वाटर का फ्लो तेज था तो ये यहाँ से कट करता हुआ चला गया। यहाँ पर थोड़ा स्लो था वाटरफॉल, जहाँ पे मेरा भी पॉइंटर है, यहाँ पे वाटर का फ्लो थोड़ा स्लो था, तो यहाँ पे देख रहे हो ब्राउन ब्राउन अपनी सॉइल को डिपॉजिट कर दिया रिवर ने, क्योंकि यहाँ पर फ्लो थोड़ा सा स्लो था। ठीक है, तो मियांडरिंग के दौरान ही इस तरीके के क्रिएशन होते हैं रिवर वाटर के थ्रू। So this is what I was trying to tell you, that how the meandering of the river and the constant creation of loop cuts off a part of the river, okay, and it creates a lake, a separated isolated lake. तो यहाँ पे हमने देखा कि जब रिवर फ्लो करती है तो सबसे पहले वो इरोजन और डिपोजिशन का काम कर रही है।
ठीक, दो फंक्शंस तो पहले से ही फिक्स हो गए कि इरोजन और डिपोजिशन तो रिवर का वाटर करेगा ही करेगा। फिर हमने पढ़ा था कि वाटरफॉल का क्रिएशन भी हो सकता है अगर वो रिवर किसी स्टीप एंगल से फ्लो होके आ रही है तो। फिर हमने देखा ऑक्स बाव लेक का क्रिएशन बिकॉज ऑफ रिवर, रिवर की मियांडरिंग की वजह से ऑक्स बाव लेक का क्रिएशन कैसे होता है। और अब पढ़ते हैं हम लोग फ्लड प्लेन के क्रिएशन को। तो कभी कभी क्या होता है, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। ठीक, ये रिवर फ्लो कर रही है और ये इसका बैंक है, ये एम्बैंकमेंट है। कभी कभी एम्बैंकमेंट की हाइट से पानी ऊपर चला जाता है। ठीक, रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। मान लो अगर ये एम्बैंकमेंट है, ठीक है, और यहां से रिवर फ्लो करती हुई आ रही है। अब अगर रिवर का पानी इतना बढ़ जाए कि इस बैंक के ऊपर चला जाए तो क्या होगा, आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहां फ्लड्स आ जाएंगे। करेक्ट, आसपास के एरिया में आ जाएगा फ्लड्स। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। तो क्या होगा, जब फ्लडिंग होगी तो रिवर केवल अपना पानी तो वहां छोड़ेगा नहीं, अपने साथ साथ जो वो सॉइल कैरी कर रहा है या फिर रिवर जो भी सेडिमेंट अपने साथ कैरी कर रहा है वो भी इसी एरिया में डिपॉजिट कर देगा। करेक्ट, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। एक फ्लड प्लेन का क्रिएशन हो जाएगा ऐसे एरिया में जहां पे रिवर की ओवरफ्लोइंग की वजह से पानी भर गया। ठीक है, और इसे हम फर्टाइल क्यों कह रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रिवर अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स या सिल्ट लेके आ रहा होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, एक बहुत ही फर्टाइल कंपोनेंट होता है उनके अंदर, जिससे एग्रीकल्चर को बहुत हेल्प मिल सकती है। तो अगर आप फ्लड प्लेन में एग्रीकल्चर करते हैं, इफ यू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन द फ्लड प्लेन्स, देन इट विल गिव यू द मोस्ट यील्ड, मैक्सिमम यील्ड मिलती है आपको फ्लड प्लेन एरियाज में। ठीक है, तो फ्लड प्लेन का क्रिएशन कैसे होता है, व्हेन द रिवर overflows its banks and the neighboring area experiences flooding, and because of this flooding there is deposition of layer of soil as well as various sediments which was carried by the river. अब हमने इस लिस्ट में ऐड कर दिया फ्लड प्लेन को भी। और अब हम देखते हैं लास्ट फंक्शन जो कि रिवर वाटर करता है, वो होता है क्रिएशन ऑफ लेवी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लेवी ये कैसे होता है, तो लेवी के क्रिएशन को समझेंगे हम इन दो डायग्राम से। तो देखो क्या था, ये जो ब्राउन पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये दोनों ब्राउन, ये थे आपके ओल्ड बैंक्स, ये बैंक्स थे रिवर के। पर एक दिन हुआ ऐसा कि रिवर ओवरफ्लो कर गई अपने बैंक्स को और पानी यहां तक आ गया। देख रहे हो आप, पानी बैंक्स के ऊपर तक आ गया है। पानी तो आ गया और इसकी वजह से फ्लड्स आ गए। और फ्लड्स में ना केवल पानी आता है बल्कि उस वाटर के साथ आता है सेडिमेंट्स और साथ में आती है सॉइल। करेक्ट, अब जब फ्लड्स आए, सेडिमेंट्स आए, सॉइल आए, पानी एक पॉइंट के बाद चला जाएगा। ठीक है, द वाटर विल फ्लो, वो कहीं चला जाएगा, अपने आप ही फ्लो करता चला जाएगा। पर जो सेडिमेंट्स और जो सॉइल थे वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना, सॉइल तो फ्लो नहीं कर सकती, सेडिमेंट्स तो फ्लो नहीं कर सकते, ओनली वाटर कैन फ्लो। वाटर तो फ्लो कर जाएगा आगे, बट वो सेडिमेंट्स यहीं इकट्ठे हो जाएंगे and these sediments will create the new banks. अब ये जो created sediments है ना, ये जो brown brown आप देख रहे हो, they are the new banks. ये जो raised banks है ना, इन्हें ही हम कहते हैं levees. ठीक, तो river water के वजह से एक और creation हुआ और हुआ levees का। erosion deposition का function करते हुए रिवर वाटर ने वाटरफॉल का क्रिएशन करा, मियांडरिंग की वजह से ऑक्सबाउ लेक का क्रिएशन हुआ, ओवरफ्लोइंग की वजह से फ्लड प्लेन का क्रिएशन हुआ और उस फ्लड प्लेन के बाद क्रिएशन हुआ न्यू अप्रेज्ड बैंक्स का, जिसे हम कहते हैं लेवीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि रिवर वाटर और क्या कर सकता है। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. अच्छा, जब रिवर माउंटेन से
नीचे आती है तब तो बहुत स्पीड में होती है। प्लेन एरिया में बहुत स्पीड में दौड़ती है, कभी कभी स्लो हो जाती है, इरोजन डिपोजिशन का काम करती है, बहुत सारे क्रिएशन करती है, जो कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था। और आपको पता है कि हर रिवर कभी ना कभी किसी लार्ज सी से जाके मिलती है। तो कोई भी रिवर व्हेन इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सी, जब वो अपनी जर्नी खत्म करती है और अपने आप को सी में डिपॉजिट करने जा रही होती है, तब उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है। और जब ये सी में मिलने जा रही होती है तो ब्रेक होना शुरू हो जाती है अलग अलग चैनल्स में, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कैसे रिवर जब सी से, ये जो पर्पल पोर्शन है दिस इज सी, जब वो सी से मिलने जा रही है तो कैसे स्लो स्पीड होने की वजह से उसमें ब्रेक्स आ रहे हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, और वो इतनी स्लो हो जाती है कि अपने साथ कैरी करे हुए सारे सेडिमेंट्स, सारे के सारे ऑल द सेडिमेंट्स, जितना भी लोड वो अपने साथ कैरी करती है वो सब कुछ डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। एवरीथिंग, जितना भी सिल्ट, जितना भी सॉइल, जितने भी सेडिमेंट्स रिवर अपने साथ लेके चल रही होती है इतने टाइम तक, वो सब कुछ वहीं पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। नाउ ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना अपना माउथ होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से यहाँ पे आ रही है, इसका माउथ ये है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से आ रही है, इसका माउथ ये है। और ये वाली डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ आ रही है, इसका माउथ ये है। हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना अपना अलग अलग माउथ होता है। एंड द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। और अगर हम इनके कलेक्शन को मान लें, इनमें जितना भी सेडिमेंट था, इसमें जितना सेडिमेंट था, इसमें जितना सेडिमेंट था, इसमें जितना सेडिमेंट था, इन सारे सेडिमेंट्स को कलेक्टिवली बोला जाएगा डेल्टा, जो कि रिवर अपने साथ इतना ज्यादा मटेरियल कैरी करती है कि वो अपने आप से एक लैंड मास का क्रिएशन कर सकती है। वो इतना सेडिमेंट और सिल्ट और सॉइल कैरी करती है कि वो एक लैंड मास बना सकती है, ठीक है। सो फाइनली जब वो अपने सारे लोड को छोड़ती है, एंड में गिव अवे करती है, तो वो एक डेल्टा का क्रिएशन करती है, ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो इस लिस्ट में हम एक और चीज ऐड करते हैं लेवीज के बाद, और वो होगा डेल्टा। क्योंकि रिवर की स्पीड स्लो हुई और वो अपने सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही थी एंड में अपनी जर्नी खत्म करते वक्त, और उस कलेक्टेड सेडिमेंट से बने डेल्टास, ठीक है। अच्छा, हमने वाटर फ्लो के बारे में जब पढ़ा था और कि वो जब स्टीप एंगल से फ्लो करता है तो वो वाटरफॉल का क्रिएशन करता है। तो वाटरफॉल से रिलेटेड एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, डू यू नो दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे हजारों छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल, दैट मीन सबसे ऊपर से, सबसे हाइट से जहां से पानी गिर रहा है, सबसे ज्यादा हाइट से जहां से पानी गिर रहा है, इट इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुला, और वहां पर एक वाटरफॉल है एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स बोलते हैं इनको, और ये हाईएस्ट वाटरफॉल्स है, ठीक है। The other waterfalls are Niagara Falls. आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से नाइग्रा फॉल्स सबसे सुंदर है। The other waterfalls are Niagara Falls, जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पड़ता है इन नॉर्थ अमेरिका। The others are Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. ठीक है। जनरली ऐसी वैली वाले रीजन में जहां पर दो बॉर्डर्स मिलते हैं, ऐसे वैली वाले रीजन में एंगल स्टीप हो जाता है, और ज्यादातर वाटरफॉल्स ऐसे एरिया में ही होते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा बॉर्डर्स पे होंगे, पर मैक्सिमम केसेस में जहां पर बहुत स्टीप एंगल बनता है वहीं पर ऐसे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल वेनेजुला में है, एंजल फॉल्स, ठीक है। बाकी अदर फॉल्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए कि नाइग्रा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका में है, जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉर्डर पे फॉल करता है। एक और दुनिया का बहुत फेमस फॉल विक्टोरिया फॉल्स, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे फॉल करता है। अब आपका होमवर्क ये है
कि आपको इंडिया के सबसे फेमस वाटरफॉल्स का नाम पता करना है, ठीक है? ओके, एक एक्सरसाइज हमारे पास और है with regard to the river of the work, and that is you have to find out the names of a few rivers of the world that form a delta. आपको उन रिवर्स का नाम पता करना है, दुनिया की उन रिवर्स का नाम पता करना है जो डेल्टा बनाती हैं। कोई भी 5 रिवर्स का आप नाम बता सकते हो, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। सो 2 होमवर्क्स यू हैव टू डू। फर्स्ट, आपको इंडिया के फेमस वाटरफॉल्स का नाम पता करके आना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है that you have to give 5 names of such rivers that form delta. Okay? तो यहाँ पर वर्क ऑफ द रिवर फिनिश होता है। ये है एक इमेज फ्लड प्लेन की। आप देख सकते हो कि कैसे जो वाटर है, रिवर वाटर है, वो अपने बैंक से ऊपर आ चुका है और कैसे अपने साथ कैरी किए हुए सेडिमेंट्स को, जितना भी सॉइल वो कैरी कर रहा है रिवर वाटर, वो उसने सब कुछ लैंड पे डाल दिया है, ठीक है? ये है एक फ्लड प्लेन की पिक्चर। ऑल राइट, अब आते हैं हम एक बहुत बड़े अपने अनदर फैक्टर पे जिसकी वजह से भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, और वो है वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स भी कुछ काम करती हैं बिकॉज ऑफ विच देयर आर वेरियस फॉर्मेशंस, देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म फॉर्मेशंस on earth. Okay, so let's read work of sea waves. The erosion and the deposition of sea waves give rise to coastal landforms. देखो, ये हमने कई बार पढ़ा भी है और ये बहुत ही बेसिक बात है। कोई भी अगर एक लैंडफॉर्म है जिसको कोई एक चीज हिट करती है और उसे इरोड करती है, तो यहां से तो ये कट हो जाएगा, यहां से ये कटना शुरू हो जाएगा। देयर विल बी hollowness in this landform, बट ये इरोडेड मटेरियल कहीं और जाके डिपॉजिट भी तो हो रहा होगा ना, और जहां ये डिपॉजिट हो रहा होगा वहां अपने आप में एक एडिशनल लैंडफॉर्म क्रिएट हो रही होगी। वन लैंडफॉर्म मस्ट बी गेटिंग इरोडेड and getting hollow, whereas because of the deposition of that eroded material, there will be additional landform created somewhere else. कहीं और डिपोजिशन की वजह से एक और लैंडफॉर्म बन रहा होगा, ठीक है? सो सी वेव्स continuously strike at the rocks and they develop the cracks. यहाँ मान लो ये जैसे एक लैंडफॉर्म है, अपने आप में आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, और यहाँ से सी वेव्स आती हैं और कॉन्स्टेंटली इस केव को हिट करती हैं। तो देखो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो रहा है, और ये क्रैक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन इट बिकम्स अ सी केव। ओके, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। बार बार सी वेव्स इसको हिट करती रहती हैं और ये क्रैक बड़ा होता चला जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रैक गेटिंग लार्जर एंड वाइडर, दिस क्रिएट्स सी केव्स। पहला एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया सी वेव्स की वजह से। Thus, hollow-like caves are formed on the rocks, and these are called sea caves. ठीक है? As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. But sea waves अभी भी hit कर रही हैं। Sea cave के formation के बाद भी the sea waves are continuously hitting this landform. और जब ये क्रैक और बड़ा हो जाता है कि केवल इसकी रूफ बचती है and you can actually pass through it, एक पैसेज बन चुका है, सोचो आप बीच में से जा सकते हो, right? Then it creates sea arches. ये एक आर्च क्रिएट कर देता है और इसके नीचे से आप अपनी बोट लेके जा सकते हो, इसके नीचे से आप स्विम करके जा सकते हो, ठीक है? ये इतना बड़ा पैसेज क्रिएट कर देता है। और ये किसने किया है? नो वन हैज डन कंस्ट्रक्टिवली, हम लोगों ने खुद इंजीनियर नहीं किया, सी वेव्स ने अपना काम किया। सी वेव ने उस लैंडफॉर्म को इतना हिट किया, इतना इरोड करा कंटिन्यूअसली दैट देयर वाज फर्स्ट a formation of a sea cave, and then afterwards, after various years, the sea arch was formed because of the continuous erosion. Okay, further erosion breaks the roof and only walls are left. अब अभी भी अगर sea waves इसको hit करती रहेंगी तो फिर केवल walls रह जाएंगी और ये टूट जाएगा, ये रूफ भी टूट जाएगी क्योंकि ये नीचे से तो hollow हो चुका है, तो ऊपर का मटेरियल भी गिर जाएगा। And only these walls will remain. और इन walls को कहा जाता है stack. ये देख रहे हो, ये भी कभी एक लैंडफॉर्म रहा होगा,
इस लैंडफॉर्म पे क्रैक आया होगा, उस क्रैक से आर्च बनी होगी, आर्च बनने की वजह से रूफ टूट गई होगी और आज केवल ये स्टैक बचा है. ओके, सो फर्दर इरोजन बाय द सी वेव्स leads to the formation of stacks. Now, even after this, sea waves अपना काम करती रहती हैं. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. ये तो हो गया अभी तक की इरोजन की बातें. इरोजन से क्या क्या बन रहा था? सी केव, सी आर्च, स्टैक. अब आते हैं डिपोजिशन से. डिपोजिशन से भी तो लैंडफॉर्म होता है ना, कोस्टल लैंडफॉर्म क्रिएशन. डिपोजिशन से क्या होगा? ये जितनी भी इरोडेड मटेरियल हैं ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो रहे होंगे और ये डिपोजिशन एक दिन एक बहुत बड़ा क्लिफ बना लेगा. कैन यू सी दिस क्लिफ? दिस इज अ क्लिफ. ओके, ये सी वेव्स ने यहाँ ला के सामान बार बार सेडिमेंट्स को, इरोडेड मटेरियल को यहाँ डिपॉजिट किया होगा और ये डिपोजिशन बढ़ते बढ़ते इतना ऊपर पहुंच गया दैट इट क्रिएटेड अ सी क्लिफ. So a steep, ये देखो steep है इसका inclination, steep rocky coast rising almost vertically. देखो vertical मतलब ये चीज, horizontal मतलब ये चीज, है ना? तो vertically ये create हो रहा है ना, तो ये vertical creation जो हुआ है along the coast, इसी को कहते हैं sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores also, और उससे ही beaches भी बनते हैं. आपने कई बार beaches की photographs देखी होंगी, गोवा में, थाईलैंड में, केरला में, मुंबई में, बहुत सारी जगह बीचेस हैं. एंड ये बीचेस भी कैसे बनते हैं? ये जो सी वेव्स हैं ये अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रहती हैं शोर्स पे, जिसकी वजह से बीचेस बन जाते हैं. ठीक है, तो वर्क ऑफ सी वेव्स भी दो तरीके से काम करता है. एक होता है इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म का क्रिएशन और दूसरा होता है डिपोजिशन की वजह से लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन. इरोजन की वजह से कौन कौन से कोस्टल लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं? सी केव, सी आर्च एंड स्टैक. और डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स की वजह से कौन से कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं? सी क्लिफ एंड बीचेस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ऑल राइट, नाउ लेट्स रीड अबाउट द वर्क ऑफ विंड की विंड कैसे काम करती है. तो विंड अलग अलग तरीके से काम करके अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है, इसलिए विंड हमारे लिए जरूरी है. ठीक है, एयर जरूरी है, विंड जरूरी है. विंड ना केवल कोई फॉर्मेशंस बनाती हैं, सीजन्स लाती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल करती हैं. ओके, सो व्हाइल वी टॉक अबाउट कि विंड काम कैसे करती है और क्या क्या चीजें बनाती है, हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? अगर कभी डेजर्ट गए हो, नहीं भी गए हो तो कोई बात नहीं, आई विल टेल यू. विंड अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्टिव एजेंट होता है इरोजन और डिपोजिशन दोनों के लिए. इरोजन मतलब कोई चीज इरोड होना, राइट ऑफ होना, उसमें से कोई चीज का कमी होना, कटना. और डिपोजिशन मतलब कहीं एक चीज सबमिट होना कहीं पे, है ना. इरोड हो रही है मतलब उसमें से वो चीज जा रही है, डिपॉजिट हो रही है मतलब उसमें चीज आ रही है. ठीक है, तो विंड एक बहुत बड़ा एक्टिव एजेंट होता है इरोजन एंड डिपोजिशन के लिए डेजर्ट्स में. इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स. ये ऐसे मशरूम रॉक्स दिखते हैं. ऐसे क्यों होते हैं ये? बिकॉज विंड जब इन्हें हिट करती है तो इनके लोअर पोर्शन को, इस रॉक के लोअर पोर्शन को इरोड करती जाती है, ऊपर अपना इतना इंपैक्ट नहीं दिखा पाती. देयर इज नो इंपैक्ट ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द रॉक, बट देयर इज अ लार्जर इंपैक्ट ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक while the wind is eroding the rock. That is why they take a shape of mushroom. अब आप कहोगे हर रॉक के साथ तो ऐसा नहीं होता है. नहीं, हर रॉक के साथ ऐसा नहीं होता है. विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. विंड की डायरेक्शन ऐसे जा रही होती है, जिन रॉक से भी विंड की डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी मतलब वो नीची है, द विंड इज एट लोअर होराइजन, दैट इज व्हाई इट इज हिटिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक एंड हेंस क्रिएटिंग अ मशरूम रॉक. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. Top इसका wide है, but इसका जो base है वो narrow है, क्योंकि wind की direction ऐसी थी कि वो lower portion of the rock को erode कर पाई, upper portion पे अपना impact नहीं दिखा पाई. ठीक है? When the wind blows, it lifts and transports sand फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब आपको पता है अगर एक तरफ से इरोजन हो रहा है तो कहीं और
डिपोजिशन भी तो हो रहा होगा ना. If wind is eroding something, the same wind will deposit that sediment also. वो जो भी इरोड करती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाती है और उन सेडिमेंट्स को कहीं डिपॉजिट भी करती है. करेक्ट. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. And when it stops blowing, the sand falls. Wind उड़ रही है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके, एक जगह पे आके रुक गई, तो जितने सेडिमेंट्स थे उस विंड के साथ उड़ते हुए वो वहीं पर सेटल हो जाएंगे. करेक्ट. वो वहीं पर सेटल हो जाएंगे. When the wind stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hill like structures. और इन्हीं लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सैंड ड्यून्स. हो सकता है यहाँ पे हवा उड़ रही हो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके, बट विंड चलना बंद हो गई हो, स्पीड कम हो गई हो, तो जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी सैंड के सेडिमेंट्स उस विंड के साथ उड़ रहे थे वो यहीं पर सेटल हो गए. एंड दिस क्रिएटेड अ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सैंड ड्यून्स. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance also. अब अगर सैंड का जो पार्टिकल है वो बहुत हैवी है, तब तो केवल तब उड़ पाएगा जब विंड बहुत तेज तेज चल रही होगी, राइट. उड़ता चला जाएगा. बट मान लो द weight of this sand particle is very light. It is a very fine and light sand particle. Hence, it can be carried by the wind to a longer distance also. Wind कहेगी कि तुम इतने हल्के से हो, मैं तुमको उड़ाती ले चलती हूँ, चलो. और वो बहुत दूर तक उड़ता चला जाएगा वो पार्टिकल, वो सैंड का पार्टिकल. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. ठीक है. कहीं ना कहीं जाके तो देखो वो डिपॉजिट होगा ही होगा, कहीं ना कहीं जाके विंड रुकेगी ही. और अगर विंड बहुत दूर जाके कहीं रुकती है किसी लार्ज एरिया में, वहां पर जो डिपोजिशन कॉन्स्टेंटली होता रहता है उसे हम कहते हैं लोएस. ऐसे दिखते हैं लोएस, आपने कई बार देखे होंगे लोएस. ठीक है. ऐसे ही लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं चाइना में. ठीक है. एंड विच मेक्स अस वेरी क्लियर कि चाइना एक ऐसा रीजन है जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट मींस नॉर्दर्न डायरेक्शन से एज वेल एज फ्रॉम द सदर्न डायरेक्शन से विंड आती है और वहां पे स्टॉप लेती है. ठीक है. दैट इज व्हाई देयर इज सच लार्ज लोएस फॉर्म्ड इन चाइना. ओके. तो हमने विंड के इरोजनल फीचर्स भी पढ़े और उसके डिपोजिशनल फीचर्स भी पढ़े. इरोजनल फीचर से बन सकते हैं मशरूम रॉक्स और डिपोजिशनल फीचर से बन सकते हैं सैंड ड्यून्स एंड लोएस. ठीक है. सो दिस वाज द वर्क ऑफ विंड. आई होप इट्स क्लियर. और अब पढ़ते हैं वर्क ऑफ आइस, क्योंकि वर्क ऑफ आइस भी एक ऐसा फोर्स या फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म का क्रिएशन, द प्रोसेस ऑफ इरोजन और द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन होता है. ठीक है. ये भी बाकी फैक्टर्स की तरह इरोजन डिपोजिशन करके लैंडफॉर्म्स का या कई तरीके के लैंडफॉर्म का क्रिएशन करने में हेल्प करता है. सो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस. ये भी रिवर्स ही हैं, बस जमी हुई बर्फ की बनी हुई रिवर्स हैं, which do erode the landscape by bulldozing the soil and stones to expose the solid rock below. ठीक है. जैसे ही ये ग्लेशियर्स फ्लो करने लगते हैं, ये सॉलिड आइस, जब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये फ्लो करती है तो ऑब्वियसली अपने आसपास के लैंड मास को इरोड करती हुई निकलती है. ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर. ठीक है. ये जिस एरिया से भी आ रही हैं, अगर वहां कोई बड़ा रॉक भी है ना, वो रॉक कहो टूट जाए बुरी तरीके से, ग्लेशियर्स में इतनी ताकत होती है. डीप हॉलो कर सकता है ग्लेशियर. नाउ एज द आइस मेल्ट्स, they get filled up with water and they become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. जो भी मटेरियल ग्लेशियर कैरी करता है, चाहे वो रॉक्स हो, छोटे रॉक्स, बड़े रॉक्स, सैंड या सिल्ट, वो कहीं ना कहीं फिर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. तो ऐसे ही कहीं पर इरोजन, कहीं पर डिपोजिशन, जैसे कि रिवर्स करती थी, सेम काम ग्लेशियर भी करते हैं. पिघल के जब नीचे उतरते हैं तो बड़े बड़े रॉक्स को इरोड करते जाती हैं और फिर जब उनकी स्पीड धीमी हो जाती है या वो पूरी तरीके से जब मेल्ट डाउन हो जाते हैं तब वो उसी
कैरी किए हुए सेडिमेंट्स को या रॉक्स को डिपॉजिट कर देते हैं. These deposits form glacial moraines. और ये जो डिपोजिशन है ना, इसे ही हम कहते हैं ग्लेशियल मोराइंस. ठीक है, जैसे रिवर के थ्रू डिपॉजिट किए हुए सेडिमेंट से डेल्टा बन रहा था, फ्लड प्लेन बन रहा था, वैसे ही ग्लेशियर्स के किए हुए डिपॉजिट से बनता है ग्लेशियल मोराइंस. ठीक है, और इसी के साथ वर्क ऑफ आइस भी फिनिश हो जाता है. हमारा एक और फैक्टर कवर्ड. All right, so at the end of the chapter, let's recall the chapter with the help of some exercises. कुछ exercises हैं, कुछ questions, very short questions, and all questions are from the chapter. You do need not worry about कि कहीं बाहर से तो नहीं दे दिया कोई question. No, सब कुछ chapter से है. जो भी मैंने पढ़ाया, कहीं कोई confusion हो जाए, and if you will not be able to recall it, pause the video, go back to the slides, revise करो, फिर वापस आओ. ठीक है? All right. Question number 1. Answer the following questions briefly. So, इस question number 1 में कुछ parts होंगे and you have to answer all these parts briefly. So, first part is, why do the plates move? Very easy question. मैंने repeatedly बार-बार बताया कि plates क्यों move करती रहती हैं. Plates move due to the movement in the molten magma found in the interior of the earth. अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा होता है और मैग्मा ना फ्लोट करता है, और जब वो फ्लोट करता है तो ऐसे से हिलता है. बिकॉज ऑफ विच इस मैग्मा के ऊपर, इस इंटीरियर के ऊपर जो अर्थ की प्लेट है वो भी फिर थोड़ा थोड़ा शेक करती है और हिलती है. ओके, दिस इज द प्राइम रीजन व्हाई द प्लेट्स मूव. पार्ट नंबर 2, व्हाट आर एक्सोजेनिक, एक्सो मैंने बताया था, एंड व्हाट आर एंडोजेनिक. एक्सो बाहर के, एंडो अंदर के, बताया था मैंने. ओके, सो यू हैव टू टेल व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस. Exogenic forces are those forces which act on the surface of the earth and cause changes on the surface, on surface के ऊपर, है ना. Exogenic forces are those forces which act on the surface of the earth and cause changes on the surface of the earth. For example, weathering, gradation, erosion, deposition. अर्थ के ऊपर हो रहा है ये सब कुछ, है ना. वेदरिंग हो रही है, रॉक्स की वेदरिंग अर्थ के ऊपर हो रही है. ग्रेडेशन, कहीं कुछ कट रहा है, अर्थ के ऊपर हो रहा है. कहीं से कोई चीज इरोड हो रही है, अर्थ के ऊपर से हो रही है. कहीं कोई चीज डिपॉजिट हो रही है, अर्थ के ऊपर डिपॉजिट हो रही है. राइट, सो दीज आर एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्सेस आर those forces which originate in the interior of the earth. अर्थ के अंदर, इंटीरियर, जहां पे ये मैग्मा और ये सारी गैसेस ये सब होता है. ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एंड दे कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि सब कुछ इंटीरियर में होगा, जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी ओरिजिनेशन है वो अर्थ के अंदर होगा, पर चेंज जो है वो सरफेस पर दिखाई देगा. एक्सोजेनिक में क्या होता है? फोर्सेस भी अर्थ के ऊपर अप्लाई होती हैं और चेंजेस भी ऊपर ही आते हैं. पर एंडोजेनिक में ओरिजिनेशन तो इंटीरियर में होता है, बट उसका चेंज आपको सरफेस के ऊपर दिखाई देता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, इसकी ओरिजिनेशन अर्थ के अंदर से होती है, बट इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट, इसका चेंज हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर दिखाई देता है. करेक्ट. So these are exogenic and endogenic forces. Question number 3, or sorry, part number 3. What is erosion? Very simple. कुछ भी उड़ के चला जाए, veer away हो जाए, erosion. Veer away, erosion. Veer away, erosion. मैंने 3-4 बार बोला है इसको. Erosion is the veering away of the landscape by different agents like running water, glacier, wind, groundwater and sea waves. इन एजेंट्स की वजह से अगर हमारे लैंडस्केप में से कुछ भी वियर अवे हो जाता है तो उसे हम इरोजन कहते हैं. ये जितने भी एजेंट्स हैं, ये कुछ भी उड़ा के ले जाएं अपने साथ तो उसे इरोजन कहते हैं. रनिंग वाटर मिट्टी ले जाता है, ग्लेशियर बहुत सारे मिनरल्स ले जाता है, विंड बहुत सारी सैंड और ऐसे कुछ पार्टिकल्स इरोड करके ले जाता है, रॉक पार्टिकल्स को इरोड करके ले जाता है, ग्राउंड वाटर, सी वेव्स, ये सारे
एजेंट्स हैं जो लैंडस्केप को वियर अवे कर देते हैं, ठीक है, और इसे ही हम इरोजन कहते हैं। ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 3। ऑल राइट, पार्ट नंबर 4, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म। पूरा डायग्राम बना के मैंने अपनी छोटी छोटी ड्राइंग में आपको बताया भी था। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? सिंपल, कोई एक एम्बैंकमेंट एरिया है जहां ऑलरेडी रिवर फ्लो करती है और रिवर का ये बैंक है, बट ड्यू टू बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ कभी, है ना, वाटर का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हुआ और रिवर अपनी लाइन के बाहर आ गई, या फिर जिस लेवल पे वो होती थी उस लेवल से ऊपर चला गया पानी, राइट। अब ये पानी तो भर गया, यहाँ पे फ्लड्स कभी ना कभी रिसीड कर जाएंगी, पानी वापस चला जाएगा, या तो ड्राई आउट हो जाएगा या वापस चला जाएगा, है ना। पानी तो चला जाएगा पर वो अपने पीछे छोड़ जाएगा कुछ मटेरियल which will be full of sediments, full of minerals, बहुत सारी चीजें इस जमीन पे छोड़ जाएगा, and that will create a plain, and that will be a flood plain, क्योंकि वो प्लेन, वो sediments से भरा हुआ प्लेन वाटर की वजह से था। वो जो एक्सेसिव रिवर वाटर था उसकी वजह से sediments क्रिएट और कलेक्ट हुए थे, है ना। तो ऐसे बनता है फ्लड प्लेन्स। आई विल जस्ट डिक्टेट इट इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ड्यूरिंग रेन्स रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स, है ना। जब रेन्स होती हैं, पानी भर जाता है रिवर एरिया में और वो अपने बैंक्स को क्रॉस करके एक नई लाइन बना लेती हैं, एक नई बाउंड्री लाइन तक स्ट्रेच हो जाती हैं। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नियर बाय एरियाज। ये जो आसपास का एरिया है, ये जो आसपास का एरिया है, यहाँ फ्लड्स आ गए, है ना। आफ्टर द फ्लड हैज रिसीडेड, जब फ्लड का पानी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, या फिर पानी वापस चला जाता है, a layer of fine material and other material is deposited over the plain in the form of sediments। ये जो एक्स्ट्रा एरिया है जहां फ्लड का वाटर डिपॉजिट हुआ था, वाटर तो रिसीड कर गया पर वो अपने पीछे छोड़ गया कुछ मटेरियल, कुछ सेडिमेंट्स, और यही सेडिमेंट्स बना देते हैं प्लेन, जिसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन। सिंपल। ओके, नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर सैंड ड्यून्स। कोई कंफ्यूजन है प्लीज मेरे कॉन्सेप्ट को, जहां मैंने बताया है फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसको रिवाइज करो। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप और इमेजेस को देख के भी समझ सकते हो। आई थिंक ये बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है कि फ्लड प्लेन कैसे बनता है, बट अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, रिवाइज, आस्क मी एनीथिंग। ओके, व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या है भैया? सिंपल, हीप बनते जाते हैं सैंड के, सैंड ड्यून बन जाता है। सैंड ड्यून्स आर हीप्स ऑफ सैंड deposited at a place by the wind's action in the desert areas। डेजर्ट एरिया में विंड की वजह से जब सैंड डिपॉजिट होके हीप बनाने लग जाता है, उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओके, पार्ट नंबर 6, हाउ आर बीचेस फॉर्म। अब ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होगा लोगों का, बिकॉज पीपल लव गोइंग टू बीचेस, है ना। बीचेस बहुत ही रिफ्रेशिंग एरिया होता है, जाके आप वहाँ अपना मूड स्मूदन कर सकते हो, बेटर फील कर सकते हो, विंडी एटमॉस्फेयर, सब कुछ अच्छा। बीचेस बनते कैसे हैं? फॉर्मेशन ऑफ बीचेस क्या होता है? सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट। ये कोस्ट एरिया है और सी वेव्स कोस्ट को स्ट्राइक करते हैं। नाउ दीज सी वेव्स they erode the coast and they carry the eroded material in the form of silt and other material. Now when they withdraw, they deposit the silt and other material along the shore, forming wide beaches। sea waves आती हैं, कोस्ट को इरोड करती हैं, सिल्ट अपने साथ ले जाती हैं और फिर यही डिपॉजिट कर देती हैं, जाती हैं, इरोड करती हैं, यही डिपॉजिट, जाती हैं, डिपॉजिट, जाती हैं, डिपॉजिट, ठीक, और इससे बन जाते हैं वाइड बीचेस। ठीक है, क्योंकि सी वेव तो वापस चली जाएगी बट वो अपने साथ इरोड किया हुआ सेडिमेंट नहीं ले जा पाती और वो यहीं पर इकट्ठा हो जाता है और बीच बन जाता है। ठीक है, ऑक्स बाउ लेक, पार्ट नंबर 7। ऑक्स बाउ लेक बताया था मैंने, पानी इतना घूम जाता है, रिवर इतनी घूम जाती है कि एक पॉइंट ऐसा आता है इसकी मियांडरिंग में, मैंने एक शब्द यूज किया था मियांडर, है ना। एक पॉइंट ऐसा आता है इसकी मियांडरिंग में कि एक पानी का पोर्शन कट जाता है ऑल टुगेदर और रिवर कहीं और ही फ्लो करने लग जाती है और ये पानी का जो एक छोटा सा फॉर्मेशन है ये एक अलग सी वाटर बॉडी बना लेता है।
right? When the meander loop is cut off from the main river, excessive meandering करने की वजह से एक लूप कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से, इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ये कट ऑफ लेक बना लेता है, और इसका शेप क्योंकि एक ऑक्स बाउ की तरह होता है, इसलिए हम इस कट ऑफ लेक को ऑक्स बाउ लेक कहते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर। क्या करना है, एक सेंटेंस दिया है, उसके कुछ ऑप्शंस हैं, और एंड यू हैव टू सिलेक्ट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज विच इज नॉट, प्लीज रिमेंबर, नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, क्लिफ, बीच, सी केव। इरोजनल फीचर जो नहीं है, जो है वो नहीं बताने हैं, नॉट एन इरोजनल फीचर बात करी थी, क्लिफ, क्लिफ कोई इरोजनल फीचर नहीं होता है सी वेव्स का, बीच सी वेव्स के इरोजन की वजह से बनते हैं, सी केव सी वेव्स के इरोजन की वजह से बनते हैं, सी केव जो सी वेव्स जो हैं वो इरोड कर रहे होते हैं, इसलिए सी केव और बीच बनता है, बट क्लिफ, क्लिफ सी वेव के इरोजन से नहीं बनता है ना। ओके, पार्ट नंबर 2, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, जब ग्लेशियर डिपॉजिट करता है तब क्या बनता है, फ्लड प्लेन बनता है कि बीच बनता है कि मोराइन बनता है, क्या बनता है? देयर इज ए क्रिएशन ऑफ मोराइन, क्योंकि फ्लड प्लेन और बीच दोनों ही रिवर, ये रिवर और ये सी वेव्स के इरोजनल फीचर की वजह से बनते हैं, और मोराइन कैसे बनता है, वो एक डिपोजिशनल फीचर की वजह से बनता है, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज इरोजनल फीचर की वजह से बन रही है और क्या चीज डिपोजिशनल फीचर की वजह से बन रही है, ठीक है? और ये आप कैसे याद रख सकते हो, इमेजेस की हेल्प से, इमेजेस की हेल्प से। आप इमेज देखो, बीच में सेडिमेंट्स हैं, दैट मीन्स किसी ने उसे तोड़ा होगा और किसी ने उसे वहीं पर वापस छोड़ा होगा, तभी तो बीच बना, राइट? ओके, थर्ड, which is caused by the sudden movements of the earth, volcano, folding और floodplain, तीनों में से कौन सा resultant है which happens or has happened because of the sudden movement of the earth? It's volcano, एकदम sudden movement होता है अर्थ का और उसकी वजह से volcano blast हो जाता है, ठीक है? फ्लड प्लेन सडन मूवमेंट नहीं है, फोल्डिंग सडन मूवमेंट नहीं है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट वोल्केनो is a sudden process. Okay, all right. Fourth, mushroom rocks are found in deserts, river valleys or glaciers. Mushroom rocks कहाँ मिलते हैं? These are found in deserts. Mushroom rocks के बारे में देखा था हम लोगों ने, right? Deserts में ऐसे ऐसे इस तरीके से creation होता है. Okay. Ox bow lakes are found in glaciers, river valleys और deserts. Very simple. River की meandering होती है तभी तो ox bow lake बनता है. It's a very simple answer. It's because of these are found in the river valleys. क्योंकि river meander करती है और फिर cut off, कोई एक portion cut off हो जाता है main river से और वो एक cut off lake बना लेता है, and that cut off lake is known as ox bow lake. Moving on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, गिव रीजंस, आपको रीजंस देने हैं। दैट मीन्स आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में फैक्ट दिया होगा और आपको उसके रीजन बताने होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट है, सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ अ मशरूम। हम लोगों ने मशरूम रॉक्स पढ़े थे, याद है? तो कुछ रॉक्स का शेप मशरूम जैसा होता है, ये हो गया फैक्ट। अब आपको बताना है रीजन, ठीक है? So some rocks have the shape of a mushroom because of the following reasons. First, when rocks fall in the course of running dust storms, the suspended particles of sand strike the lower portion of the rocks and erode them. The upper portions of the rocks remain unaffected, or you can say uneroded. And in course of time, the rocks take up the shape of a mushroom. हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि कभी-कभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा रॉक है मान लो, और जब डस्ट स्टॉर्म चलती हैं
तो उनके साथ जो विंड प्रिवेल करती है वो जनरली रॉक के लोअर पोर्शन को, ये जो लोअर पोर्शन है इसको ज्यादा हिट करती हैं। दे कॉन्स्टेंटली हिट द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, रॉक का अपर पोर्शन तो अनअफेक्टेड होता है पर लोअर पोर्शन बहुत ज्यादा इरोड हो चुका होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इरोड हो चुका होता है। तो ये इतना बड़ा रॉक था पर कॉन्स्टेंटली इरोजन और विंड से हिट होने की वजह से इसका लोअर पोर्शन इतना लीन हो गया, पर अपर पोर्शन जो है उस पर डस्ट स्टॉर्म और विंड्स का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से जो अपर पार्ट ऑफ द रॉक है ना वो देखो उतना बड़ा का बड़ा ही रह गया, पर जो लोअर पोर्शन है इट बिकेम लीन और ये एक लगभग मशरूम का शेप ले लिया इसने, क्योंकि अपर पोर्शन ऑफ द रॉक इरोड नहीं हुआ, अपर पोर्शन ऑफ द रॉक इरोड नहीं हुआ क्योंकि उस पर विंड्स का उतना इंपैक्ट या विंड्स उसे इतना हिट नहीं कर पाई जितना उन्होंने लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक को करा था। लोअर पोर्शन ऐसा दिखता था पर विंड्स के हिट करने की वजह से वो इतना रह गया, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट टुक अ शेप ऑफ अ मशरूम, और ये जो रॉक है वो लगभग एक मशरूम की तरह दिखने लगा। मशरूम लगभग ऐसा दिखता है और ऐसा ही कुछ सिमिलर रॉक का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये था रीजन कि कुछ रॉक्स का शेप मशरूम जैसा क्यों होता है, बिकॉज रॉक्स फॉलो द कोर्स ऑफ रनिंग डस्ट स्टॉर्म्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है ना सैंड के, वो रॉक्स के लोअर पोर्शन को हिट करते रहे, जिसकी वजह से द लोअर पोर्शन गॉट इरोडेड बट द अपर पोर्शन ऑफ द रॉक remained unaffected or uneroded, and in the course of time the rocks take up the shape of a mushroom, ठीक है। All right, coming on to the second part of give reasons, flood plains are very fertile। ये आपको फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे that flood plains are very fertile। Now you have to tell the reason कि ऐसा क्यों होता है that flood plains are very fertile। flood plains are very fertile because of the following reasons। पहला रीजन है they are made up of the silt and other material brought by floods। जो प्लेन रीजन होता है ना वहां पर रिवर्स फ्लो करके आ रही होती हैं माउंटेनस रीजन से। रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, सेडिमेंट, न्यूट्रिएंट लेके आ रही होती हैं। यहीं पर फ्लड का जो पानी आता है वो भी अपना सिल्ट डिपॉजिट करता है, and due to the spread of new silt the floodplains are very fertile areas। क्योंकि यहीं पर मेजर डिपोजिशन होता है by rivers and by the flood water, that is why flood plains बहुत fertile होते हैं, ठीक है। flood plains जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर पानी इस लेवल तक रहता था, केवल इस लेवल तक, जहां पे मैं अभी डैश डैश कर रही हूँ, केवल इस लेवल तक रहता था। बट कोई एक ऐसा टाइम आया कि इस एरिया में फ्लड आ गया और पानी का लेवल अपने बैंक के ऊपर चला गया, पानी यहां तक आ गया, यहां तक पानी आ गया, पूरा यहां तक फैल गया पानी, फ्लड्स आ गए, ठीक है। देयर वाज अ ओवरफ्लो ऑफ वाटर, फ्लड्स आ गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर है वो या तो इवेपोरेट हो जाएगा या तो रन अवे हो जाएगा। पर फ्लड्स के साथ आया हुआ जितना भी सिल्ट है, सेडिमेंट है, या जो आपकी सॉइल है वो तो वहीं रह जाएगी, सॉइल वहीं रह जाएगी, बट द वाटर विल ईदर इवेपोरेट और रन अवे। तो वाटर चला गया, बची हुई सॉइल, सिल्ट और सेडिमेंट ने यहाँ पे प्लेन रीजन बना लिया और उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन। और वो बहुत फर्टाइल होते हैं क्योंकि फ्लड्स के साथ आए हुए जो सेडिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट। वो बहुत ही टॉप क्वालिटी सॉइल का प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल वैल्यू और यील्ड आप निकाल सकते हो, यील्ड, ठीक है, द प्रोड्यूस फ्रॉम योर क्रॉप, ठीक है। दैट इज व्हाई द फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3, दैट मींस पार्ट 3 ऑफ गिव रीजंस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। ये आपको फैक्ट यहां दे दिया, अब आपको इसको रीजन बताना है कि जो सी केव्स होती हैं वो सी स्टैक में कैसे बदल जाती हैं, ठीक है। सी केव्स हमने डायग्राम में भी स्टडी किया था। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द सी केव्स स्ट्राइक द कोस्ट्स एंड इरोड द सॉफ्ट रॉक्स। आपको पता है
कि ये मान लीजिए ये सी है और इस सी के कोने कोने में रॉक्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ पे रॉक्स हैं। सी की जो वेव्स होती हैं उनमें इतनी पावर होती है बिकॉज दे आर द फैक्टर्स ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। तो क्या होता है, ये सी वेव्स कॉन्स्टेंटली इन रॉक को हिट करती हैं, हिट 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 हिट, लगातार हिट करती हैं, रोज के बेसिस पे ये हिट हो रहे होते हैं और इन्हीं से इन सॉफ्ट रॉक्स का इरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? इरोजन। द सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट्स एंड इरोड द सॉफ्ट रॉक्स। हार्ड रॉक्स रिमेन अनइरोडेड, लेकिन जो हार्ड रॉक्स हैं वो इतनी जल्दी इरोड नहीं होते, उन पर पानी का कोई इंपैक्ट इतनी जल्दी नहीं पड़ता, पड़ता है पर इतनी जल्दी नहीं पड़ता। सो सॉफ्ट रॉक्स तो इरोड हो जाते हैं सी वेव्स की वजह से, पर हार्ड रॉक्स रिमेन अनइरोडेड। नाउ दिस एक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। क्या होता है? ऐसे केव बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉफ्ट रॉक था वो तो इरोड हो चुका है और हार्ड रॉक की लेयर रह गई है, केवल केवल हार्ड रॉक की लेयर रह गई, सॉफ्ट रॉक तो इरोड हो गया, तो एक केव जैसा बन जाता है। ये तो हो गया रीजन सी केव का बनने का। अब आ जाते हैं कि यही सी केव्स स्टैक में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ इन द कोर्स ऑफ टाइम द रूफ्स ऑफ द केव्स also come down due to erosion and the arms of the walls of the caves remain standing like pillars. These pillars like formations are termed as stacks. हम चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये सी है और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा है और सी की जो वेव्स इसे बार बार हिट करती हैं उसकी वजह से जो सॉफ्ट पोर्शन ऑफ रॉक है वो इरोड हो जाता है और हार्ड पोर्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये सॉफ्ट पोर्शन इरोड हो गया, हार्ड पोर्शन अनइरोडेड है, तो एक केव का फॉर्मेशन कर लिया इसने, एक केव का फॉर्मेशन। धीरे धीरे ओवर टाइम, ओवर मेनी इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, क्या होता है कि ये जो छत है ना इस केव की वो भी गिर जाती है, इरोड हो जाती है, वीक पड़ जाने की वजह से टूट जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो रॉक रूफ है ये टूट जाती है और रह जाते हैं केवल पिलर्स। ये जो साइड में, मैं दूसरी इंक से आपको बताती हूँ, रह जाते हैं केवल ये पिलर्स। देखो ये येलो से मैं मार्क कर रही हूँ, ये पिलर्स रह जाते हैं केवल, और इन्हीं पिलर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैक्स। इन्हीं को हम स्टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि सी केव्स क्यों क्रिएट होती हैं और फिर उन्हीं सी केव से स्टैक्स कैसे क्रिएट होते हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन। फोर्थ पार्ट कहता है बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स कर जाती हैं, ये तो फैक्ट है। नाउ यू हैव टू गिव द रीजन फॉर इट। Buildings collapse due to earthquakes because of the following reasons. First, most buildings are not built or made earthquake proof. Earthquake proofing के साथ आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो जनरली बिल्डर्स नहीं करते और उसकी वजह से बिल्डिंग वीक बनती है। और एक वीक बिल्डिंग और अगर अर्थक्वेक वहां आ जाए तो जाहिर सी बात है दैट बिल्डिंग विल ऑब्वियसली कोलैप्स। इफ यू आर इन अ रीजन, इफ यू लिव इन अ रीजन जहां अर्थक्वेक बहुत प्रोन है, जहां अर्थक्वेक आते रहते हैं, हर साल या हर 5 साल में एक बार अर्थक्वेक जरूर आता है, ऐसे प्रोन रीजन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ। एंड इफ यू डू नॉट फॉलो सच रूल्स और नॉर्म्स टू मेक योर बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ, देन जाहिर सी बात है वन डे विल कम जब अर्थक्वेक आएगा और आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट यू डू नॉट मेक द बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ। सेकंड रीजन, व्हेन द अर्थक्वेक्स स्ट्राइक द बिल्डिंग्स आर नॉट केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थक्वेक्स। अभी हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था चैप्टर में जिसमें हमने सरफेस वेव्स के बारे में सुना था, एल वेव्स, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, अपना इंपैक्ट दिखाती हैं वो सरफेस पे आके, ठीक है। और हमने उन एल वेव्स में ये जाना था कि वही हैं जो बिल्डिंग्स को तोड़ती हैं, अपना इंपैक्ट दिखाती हैं। तो अगर कोई वीक बिल्डिंग है या कोई भी बिल्डिंग है, वो बहुत टाइम तक अर्थक्वेक की वाइब्रेशन से अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अर्थक्वेक एक ऐसी नेचुरल कैलामिटी है जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप उसे रेजिस्ट कर पाओ, ये बहुत ही डिफिकल्ट और वेरी नियर टू इम्पॉसिबल टास्क होता है, ठीक है।
Third reason, the buildings tear apart due to shallow foundation, substandard interior material and lack of steel. आप जब बिल्डिंग बनाते हो तो जो उसकी नींव होती है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, वो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको बहुत गुड क्वालिटी मटेरियल चाहिए होता है और आपको बहुत सारा इसमें स्टील डालना पड़ता है। अब अगर आप गुड क्वालिटी मटेरियल डालोगे, स्टील डालोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, महंगा सामान आएगा और आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जनरली बिल्डर्स इसी कॉस्ट को बचाने के लिए एक बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं और स्टील का ज्यादा यूज नहीं करते ताकि उनका खर्चा बच जाए। इसकी वजह से एक बहुत ही शैलो फाउंडेशन क्रिएट होता है और उसी फाउंडेशन पे बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है और फिर जब अर्थक्वेक आता है तो वो बिल्डिंग बीच से बुरी तरीके से टूट जाती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके की जो मेकिंग है, अगर उसका फाउंडेशन ही वीक है तो ऊपर की बिल्डिंग तो बिल्कुल खराब हो ही जाएगी ना। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड पे वेरी गुड अटेंशन टुवर्ड्स द फाउंडेशन, टुवर्ड्स द मटेरियल यू आर यूजिंग एंड टुवर्ड्स द नेसेसरी आइटम्स यू हैव टू यूज, जैसे स्टील, आयरन, इन सब चीजों का इस्तेमाल बहुत होना चाहिए बिल्डिंग्स को बनाने में। और आप जितनी इसमें कंजूसी करोगे आपकी बिल्डिंग उतनी ज्यादा वीक बनेगी। ठीक है। Fourth reason, they collapse and fall down like a pack of papers or cards. This is not the fourth point, this is just a continuation. Okay. और वीक फाउंडेशन की वजह से वो इस तरह से कोलैप्स करते हैं कि मान लो जैसे कोई बिल्डिंग पेपर की बनी हुई है और वो इसी वजह से, क्योंकि फाउंडेशन शैलो होता है, बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज किया होता है और आपने बहुत एडिक्वेट अमाउंट में स्टील या आयरन का इस्तेमाल नहीं किया होता, इसलिए बिल्डिंग अपने आप को संभाल नहीं पाती। ठीक है। तो these were the reasons why buildings collapse due to earthquakes. So with this we have come to the end of our chapter. Revise well, please revise well. ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से जाके रिवाइज करना, अच्छे से एक एक टर्म्स को फिर से जाके देख लो ताकि वो टर्म्स आपको परमानेंटली उनकी अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन के साथ याद रहें। Revise well. Thank you. Happy learning. We'll see you in the next one.